Hello all of you. Now let's see the chapter called as duty drawback. Drawback का मतलब है refund, return, draw back यानी वापस लेना. किस चीज का? ड्यूटी का. ड्यूटी कौन सी? तो ड्यूटी का मतलब यहां पर है कस्टम्स ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी जो अभी भी जीएसटी आने के बाद भी कुछ चीजों पे लगती है, आप जानते हैं. तो ये कैसे होता है? देखो, वापस कैसे लेते हैं अपन और क्यों लेते हैं, सवाल ये पैदा हुआ. तो दो टाइप के ड्यूटी ड्रॉबैक इसके अंदर जो हम देखेंगे. पहला है सेक्शन 74, जिसका लॉजिक मैं आपको समझा दूं. 74 ऐसा है कि कोई गुड्स है जिसको हम इंपोर्ट करके इंडिया में लाए थे और इंपोर्ट करते समय कस्टम्स ड्यूटी, दैट इज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, हमने पे किया था मान लो 40,000 रुपए. ठीक है, और ये इंडिया में आया था इंपोर्ट होके. और फिर कुछ समय बाद या तो बिना यूज किए या यूज करने के बाद हमने इसको वापस से एक्सपोर्ट करवा दिया. एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया. सेम गुड्स which were imported are exported. Now when they are exported, इंपोर्ट के वक्त जो ड्यूटी भरे थे हमने 40,000 रुपए, वो हमको रिफंड कर दिया जाएगा. तो उसको कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक. ड्यूटी ड्रॉबैक. तो जो कस्टम ड्यूटी आपने पे किया था वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा. अब एक्सपोर्ट करोगे आप, तो अगर एज सच करेंगे अपन, एज सच यानी कि जैसे आया था वैसे के वैसे उसी कंडीशन में एज सच एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी कि विदाउट यूज, तो वहां पे बोला है कि 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आपको ड्रॉबैक दे दिया जाएगा. 2% काट लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस यू कैन से, एंड 98% विल बी रिफंडेड टू यू. और अगर आप इसको यूज करने के बाद कार लेके आए, उसको यूज किया, चलाया 2-4 साल, फिर इसको एक्सपोर्ट किया या 6 महीने चला के एक्सपोर्ट किया, तो आपको फुल 98% नहीं मिलेगा, उसमें आपको रिड्यूस्ड रेट से ड्रॉबैक मिलेगा. अब वो रिड्यूस्ड रेट क्या होगा वो अपन अभी पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 74, जहां पे जो गुड्स अंदर आए वो वही बाहर जा रहे एज सच या आफ्टर यूज, लेकिन गुड सेम है. या तो 98% मिलेगा या रिड्यूस रेट से मिलेगा. अब उसके टेक्निकलिटीज क्या है वो अपन स्टडी करते हैं. और दूसरा सेक्शन अपन देखेंगे वो है सेक्शन 75. उसमें क्या है कि हमने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट पे ड्यूटी भरी, कस्टम्स ड्यूटी, और ये इंडिया में आया. फिर इंडिया में अपन ने इससे मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स. अच्छा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट से भी आ सकता है और कुछ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल भी हो सकता है. तो इंपोर्ट में आया तो कस्टम ड्यूटी लगा, और अगर डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है तो शायद इस पे एक्साइज ड्यूटी लगे. आजकल तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया है, लेकिन कुछ चीजों पे अभी भी है, तो हो सकता है एक्साइज ड्यूटी लगे. तो आप फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे और ये फिनिश गुड्स को जब आप एक्सपोर्ट करोगे बाद में, इफ यू एक्सपोर्ट दीज फिनिश गुड्स, तो यहां जो ड्यूटी लगी है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इसको आपको रिफंड किया जाएगा. ये दोनों जो ड्यूटी है ये आपको रिफंड कर दी जाएगी. तो उसको कहते हैं ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. तो वो आता है सेक्शन 75 के अंदर. तो ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा. आप देख ही रहे तो बता दूं आपको कि रूल्स देखेंगे इसमें अपन, ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स. तो उसमें ये जो ड्रॉबैक दिया जाता है ये 3 तरह से दिया जाता है. एक होता है ऑल इंडस्ट्री रेट. ऑल इंडस्ट्री रेट का मतलब यह है कि ये जो भी गुड्स है, फिनिश गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल के कोई भी एग्जांपल है, कोई प्लास्टिक गुड्स है, तो गवर्नमेंट क्या है कि ये
जो रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लगी है, या तो इंपोर्ट ड्यूटी या डोमेस्टिक में एक्साइज ड्यूटी, इसको स्टडी करता है कि कितना लगा होगा ये, और फिर एक प्रिस्क्राइब्ड रेट गवर्नमेंट देता है कि उस रेट से आप फिनिश गुड्स के वैल्यू पे ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, तो उसको ऑल इंडस्ट्री रेट कहते हैं। तो वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रेट प्रिस्क्राइब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको 12% से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। इसका मतलब कि जो भी फिनिश गुड्स अपन एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो भी वैल्यू होगा, मान लो 2 लाख रुपए में हमने एक्सपोर्ट किया, तो उसका 12% हमें ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो वो क्या रहता है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में, कि गवर्नमेंट ये पूरी इंडस्ट्री को चेक करता है, सारे रिकॉर्ड्स बुला के चेक करता है और देखता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दीज ड्यूटीज इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितना कंपोनेंट रहता है, तो पता चला कि राउंड अबाउट 12% रहता है एवरेज ऑफ द होल इंडस्ट्री। तो उन्होंने रेट प्रिस्क्राइब कर दिया 12%, कि जो लोग भी ये वाले गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उनको 12% से ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। बट एज यू कैन सी इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ये तो ऑल इंडस्ट्री का एवरेज है। हमारे केस में हो सकता है कि हमारा कंपोनेंट जो है ड्यूटी का वो 16% आ रहा है, 20% आ रहा है, और हमें अगर ऑल इंडस्ट्री रेट से ड्रॉबैक दिया जाएगा 12% से, विच इज डन फॉर सिंप्लीफिकेशन रीजंस, तो ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी हमारे लिए। देखो ये सिंप्लिसिटी के लिए है ऑल इंडस्ट्री रेट, कि कौन एक एक के केस में चेक करते बैठेगा और फिर उतना कैलकुलेशन करेगा। तो एक काम करो, एक ऑल इंडस्ट्री रेट ले लो, एवरेज पूरी इंडस्ट्री का, तो ये रेट से सबको मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत दुखी हो, आपको 80% से भी कम मिल रहा है जो मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में, आप कहते हो कि मेरा एक्चुअल तो 20% कंपोनेंट आता है ड्यूटीज का और मुझे सिर्फ 12% मिल रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, तो फिर आप जाओ ऑफिसर के पास और कहो कि मेरे लिए प्लीज मेरा रेट अलग से फिक्स करो, ड्रॉबैक रेट। तो वो आपके लिए फिक्स होगा, तो फिर उसको अपन ब्रांड रेट कहते हैं। आपके लिए अलग से फिक्स होगा ब्रांड रेट। तो ऑल इंडस्ट्री रेट इज फॉर एवरीवन, ब्रांड रेट इज फॉर स्पेसिफिक पर्सन फॉर हुम इट इज फिक्स्ड। और तीसरा केस होता है कि अगर आपके केस में ड्रॉबैक का रेट फिक्स्ड ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, देयर इज नो ऑल इंडस्ट्री रेट, आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए कोई ऑल इंडस्ट्री रेट गवर्नमेंट ने फिक्स करके नहीं रखा है, लेकिन आपको ड्रॉबैक चाहिए, तो फिर आप भी जाओ, आप जाओ अप्लाई करो विद ऑल द डिटेल्स टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। फिर अथॉरिटी आपके पूरे ये रॉ मटेरियल के डिटेल्स चेक करके, कंजम्पशन रेशियोज एंड दिस एंड दैट, ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में, पूरा चेक करके आपके लिए एक स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स होगा। ये भी सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो अगर मैं भी वही गुड्स एक्सपोर्ट करने लगूं तो मेरे को भी जाके मेरा स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स करवाना होगा, फिर मेरे को उस रेट से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। फिर कोई नया खिलाड़ी आएगा एक्सपोर्टर, तो उसको अपना करवाना पड़ेगा। फिर जब गवर्नमेंट देखेगा कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हो गए ये गुड्स के, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट ऑल इंडस्ट्री रेट प्रिस्क्राइब कर देगा, सबका एवरेज। तो इस तरह से 3 रेट होते हैं। फिर उसके रिवीजन, ये वो कैसे मिलेगा, प्रोविजनल कैसे मिलेगा, फॉर्मेलिटीज क्या है, कंडीशंस क्या है, ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ने का है। ओके, तो समझ में आया ब्रॉड आउटलाइन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। तो 2 चीज हम देखने वाले हैं, एक एक्सपोर्ट एज सच, जो गुड्स आया था उसको, कार आई थी कार गई, स्कूटर आया था स्कूटर गया, पेन इंपोर्ट किया था पेन एक्सपोर्ट कर दिया, एज इट इज। 74 में देखेंगे। और 75 में क्या देखेंगे कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया, तो रॉ मटेरियल की जो ड्यूटीज है वो आपको रिफंड कैसे मिलती है, उसका ड्रॉबैक आपको कैसे मिलेगा, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। और इसके रूल्स जो है वो सारे अमेंड हो गए हैं आफ्टर जीएसटी हैज बीन ब्रॉट इन, तभी पूरे नए रूल्स अपन पढ़ेंगे। तो चलो ये देखते हैं दोनों सेक्शंस अपन 74 75। तो पहले 74 में देखते हैं, ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। वहां लिख दो एज सच। ग्लास में इंपोर्ट किया था तो एक्सपोर्ट क्या किया, ग्लास ही एक्सपोर्ट किया। ओके, तो देखो उसमें लिखा है
Drawback is allowed at the rate of 98% of the import duty paid on such goods when they are entered for export. So when they are entered for export, यानी अब हम उसको एक्सपोर्ट के लिए एंटर कर रहे हैं. तो एक्सपोर्ट के लिए एंटर कैसे होता है? अगर आप एज अ कार्गो उसको एक्सपोर्ट करोगे शिप में डाल के या प्लेन में एज ए केस में भी, तो वहां पे वो सेक्शन 50-51 अप्लाई होता है ना. अपने को शिपिंग बिल फाइल करना है, फिर क्लियरेंस ऑर्डर आता है, लेट शिप ऑर्डर, तो वो आ जाना चाहिए. The officer makes an order permitting clearance and loading of the goods under section 51. यानी उसको शिप पे ले जाने के लिए परमिशन मिल चुकी है 51 के अंदर. दूसरा, एज अ बैगेज अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा, उसको अपने साथ लेके जाएगा बैगेज में, देन द ओनर मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स अंडर सेक्शन 77. बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म जो रहता है उसमें आपने लिखो कि मैं गुड्स लेके जा रहा हूं फॉरेन, I am exporting them, and the officer makes order permitting the clearance of the goods. या फिर एज पोस्टल गुड्स अगर आप लेके जाना चाहते हो तो उसमें सेक्शन 84 के अंदर जो अपन डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं वो करो, और उसका भी ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस आ जाना चाहिए. ठीक है. फिर कंडीशन ये है कि गुड्स आर आइडेंटिफाइड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ एसीडीसी, Assistant to Deputy Commissioner, as the goods which were imported. Very interesting point and relevant point ना. आप कहोगे मैंने पेंसिल इंपोर्ट किया, तो ठीक है, इंपोर्टेड पेंसिल आ गई, वो आपने मार्केट में बेच डाले. फिर यहाँ के लोकल ब्रांड की पेंसिल खरीदे और उसको एक्सपोर्ट करने लगे, और आपने क्या कहा, वो जो देखो मैंने इंपोर्ट किया था ना पेंसिल, वो अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो जो इंपोर्ट पे मैंने ड्यूटी भरी थी वो मेरे को रिफंड दे दो. तो ऐसे तो फ्रॉड हो सकते हैं ना. अरे ठीक है, पेंसिल पेंसिल है, अरे लेकिन वो पेंसिल अलग थी और ये जो जा रही है अभी एक्सपोर्ट में ये अलग है, तो आपको कैसे दे दे वो ड्रॉबैक? साबित तो करना पड़ेगा ना कि जो अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये वही है जो इंपोर्ट हुआ था, तो वो साबित करो. तो वो पॉइंट है. द गुड्स आर आइडेंटिफाइड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ एसीडीसी, यानी एसीडीसी को दिखाओ और वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए. उनको ये वही पेंसिल दिखनी चाहिए जो इंपोर्ट के वक्त उन्होंने देखी थी. समझ में आ रहा है? सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट है. पेंसिल वो हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट. एसीडीसी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये पेंसिल वही है, तो वो आपको ड्रॉबैक दे देगा. बाकी आप समझदार है, अकलमंदों को इशारा काफी है. हाउ टू सेटिस्फाई दी एसीडीसी. अच्छा जोक था, जाने दो. कहने का मतलब कि गुड सेम होने चाहिए, आइडेंटिफाई होने चाहिए. तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो उसका अगर पैकेज वगैरह है जिसके अंदर वो आई थी वो सेम टू सेम एक सील्ड है और अभी भी सील इंटैक्ट है, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा. या फिर उस पर लिखा होना चाहिए मेड इन चाइना, मेड इन इटली, मेड इन जापान, जो भी है जहां की भी है, मेड इन शिकागो यूएस वगैरह जो भी है, वो कोई तो भी मार्क आइडेंटिफिकेशन कुछ तो होगा ना जो आइडेंटिफाई कर सके कि ये वही गुड्स है, तो वो करो. सेकेंड, द गुड्स आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 years from the date of payment of duty on the importation thereof. Extension, T कर दो इसको, extension may be granted by the board by such further period as it may deem fit. तो नॉर्मली 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए. ओके. इंपोर्टेशन पे जब हमने ड्यूटी भरा था तो वहां से 2 साल के अंदर अंदर ही एक्सपोर्ट होना चाहिए, तभी ड्रॉबैक मिलेगा. अगर 5-6 साल बाद करोगे, घर के लिए मैंने झुम्मर बुलाया था, शैंडिलियर, और 5 साल बाद मैं उसको वापस एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. एक्सटेंशन ग्रांट हो सकता है इन जेन्युइन केसेस. एंड इन केस ऑफ गुड्स असेस्ड टू ड्यूटी प्रोविजनली अंडर सेक्शन 18, अगर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है तो फिर अपन ये 2 साल कहां से देखेंगे? प्रोविजनल असेसमेंट से 2 साल देखेंगे. जब हमने ड्यूटी भर के, प्रोविजनल ड्यूटी भर के गुड्स को रिमूव किया था वहां से देखेंगे, कि जब उसका फाइनलाइजेशन हुआ था वहां से देखेंगे 2 साल. तो यहां लिखा है कि जिस वक्त प्रोविजनल ड्यूटी भर के गुड्स रिमूव हुए थे वहीं से 2 साल गिने जाएंगे, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट. फाइनलाइजेशन के बाद 2 साल नहीं, जब प्रोविजनल ड्यूटी भरा था वहीं से 2 साल देखेंगे. तो लिखा है द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी. तो क्या बोला है? 2 साल कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी. तो अगर प्रोविजनल है तो फिर प्रोविजनल ड्यूटी पेमेंट के फाइनल ड्यूटी पेमेंट कहां से देखेंगे 2 साल? तो बोला है प्रोविजनल ड्यूटी, क्योंकि गुड्स का रिमूवल तो उसी वक्त आपको मिल गया था ना,
फिर फाइनलाइजेशन 4-6 महीने में होते रहता है। अगर वो देखेंगे 4-6 महीने बाद वाला डेट तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाता ना, तो इसलिए नहीं बोला है। प्रोविजनल ड्यूटी जब भरे थे तभी से 2 साल गिने जाएंगे। और फिर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो आफ्टर यूज तो उसमें क्या होगा देखो, तो आफ्टर यूज में बोला है आफ्टर यूज में क्या बोला, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विच आर यूज्ड बिफोर एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट हुआ फिर हमने यूज किया और फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, drawback shall be allowed at the rates notified by the central government having regard to, तो देखो rates notified by the government, तो यहाँ रेट जो है 98% नहीं रहेगा, बट द रेट विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट वो रहेगा। और रेट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो कैसे करेगा, हैविंग रिगार्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ यूज, द डेप्रिसिएशन इन वैल्यू एंड अदर रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेट नोटिफाई करेंगे। तो वो रेट उन्होंने नोटिफाई किए हैं नीचे देखो, द नोटिफाइड रेट्स आर एज अंडर। तो पीरियड ऑफ यूज, ये है ना ड्यूरेशन ऑफ यूज को देखते हुए तो उस बेसिस पे उन्होंने नोटिफाई किया है। तो क्या कि लेस देन इक्वल टू 3 मंथ्स का यूज है, यानी आप लेके आए महीने 2 महीने यूज किया और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 95% ड्रॉबैक मिलेगा, यानी 98 विल बिकम 95। फिर 3 महीने से 6 महीने के बीच में यूज है तो 85% मिलेगा, 6 महीने से 9 महीने के बीच में का यूज है तो 75% मिलेगा, और 9 से 12 महीने के बीच का है तो 70% मिलेगा। ओके, 95 फिर सीधा 85 फिर 75 फिर 70, यानी यहां से यहां 10% से कम हुआ, यहां से यहां भी 10% से कम हुआ, लेकिन यहां से हमें कितना कम हुआ, 5% से, और फिर आगे और 5% से कम होगा। 12 से 15 महीने तो 65, और 15 से 18 महीने है तो 60, और 18 मंथ्स के ऊपर है तो नील, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है विथ यूज केस में। सो विथ यूज केस में इनडायरेक्टली यू कैन से दैट द मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन विच इट शुड बी एक्सपोर्टेड इज 18 मंथ्स। विदाउट यूज केस में तो 2 साल है, लेकिन विथ यूज केस में उन्होंने 18 महीने पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सेकेंडली, नो ड्रॉबैक ऑन द फॉलोइंग गुड्स विच आर यूज्ड आफ्टर देयर इंपोर्टेशन। देखो, नो ड्रॉबैक इफ दे आर यूज्ड आफ्टर देयर इंपोर्टेशन, यानी ये जो चीज है 4 आइटम है, इसको अगर आपने यूज कर लिया इंपोर्टेशन के बाद तो 1 महीना क्या 1 दिन भी यूज कर लो तो फिर ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। क्या क्या है, वेयरिंग अपैरल, वेयरिंग अपैरल में कपड़े आ जाएंगे, जैसे मैंने टी शर्ट इंपोर्ट किया और 1 दिन पहन के रिकॉर्डिंग किया, अगले दिन वापस पैक करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को ड्रॉबैक मिलेगा क्या, नो। लेकिन आप बताओ गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा तो पैकेट वैकेट देखेंगे, अगर पैकेट खुला है और ऑफिसर उधर टी शर्ट को सूंघ के देखेंगे पसीने की बांस आ रही है क्या, यानी स्मेल आ रही है क्या, अगर आ रही है यानी पहना हुआ है तो फिर ड्रॉबैक कैंसिल, और नहीं तो अलाउड। टी चेस्ट, जिसमें टी स्टोर होती है, एक्सपोज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स इन इंडिया। एक्सपोज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म यानी ये जो फिल्म इंडस्ट्री जो रिकॉर्ड करते हैं ना, फिल्म मूवीज जो रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो रील्स बाहर के देशों में भेजते हैं चलाने के लिए वहां के थिएटर में, तो वो उस पर कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एंड अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स। तो वैसे इसमें यूज और ना यूज का कोई मतलब नहीं आता। अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म्स यानी कि जो फिल्म्स आई थी फोटोग्राफिक फिल्म्स वो यूज नहीं हुई है, एक्सपोज करना है कि उसको लाइट पे एक्सपोज कर दें। लाइट एक्सपोज करोगे तो प्रिंट आ जाता है ना, जैसे पुराने कैमरा में जो फोटोग्राफ निकालते थे ना, दैट वाज एक्सपोजिंग द फिल्म टू लाइट। शटर ओपन होता था, शटर ओपन होना कैमरा का यानी कि लाइट एंटर होना, लाइट एंटर होना यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो अपना एक्सपोज हो जाएगा, उस पर वो प्रिंट आ जाएगा, है ना। टेक्नोलॉजी आपको मालूम होगी। तो ये 4 आइटम्स है जिसको अगर अपन लाएंगे और फिर उसको बाद में
लेके जाएंगे तो हमको कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. देन इन केस ऑफ मोटर कार और गुड्स इंपोर्टेड बाय अ पर्सन फॉर हिज पर्सनल एंड प्राइवेट यूज, जैसे कैमरा ही लेके आया मैं, निकॉन का कैमरा इंपोर्ट करके लाया और 4 महीने बाद उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया. अब उसको पर्सनल यूज वाला आइटम है ना, तो उसमें अपन ये वाला रूल लगाएंगे. तो कितने से रिड्यूस करेंगे? देखो, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी शैल बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ड्यूटी बाय द फॉलोइंग. रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ड्यूटी, कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है. तो पर्सनल आइटम्स है, लेके आए और 4-6 महीने के बाद अगर हम री एक्सपोर्ट कर रहे, कपड़ों को पे तो मिलेगा ही नहीं, वेयरिंग अपैरल पे तो 0, लेकिन बाकी चीजें हैं जैसे कैमरा है, माइक्रोवेव अवन है वगैरह वगैरह, तो उसमें मिलेगा. तो कैसे? तो उसमें बोला है कि अगर पहले साल में यूज चल रहा है तो 4% पर क्वार्टर से रिडक्शन होगा. यानी 100 में से, जैसे 3 महीने का यूज है, 1 क्वार्टर का यूज है, तो 4% माइनस हो जाएगा. यानी अपने को ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 96%. 1 क्वार्टर और कुछ दिनों का यूज है, 2 क्वार्टर कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन 1 हो चुका है, तो 1 से 2 क्वार्टर के बीच में अगर है तो 4 और 4 8% माइनस हो जाएगा, 92% आपको ड्रॉबैक मिलेगा. वैसे ही 2.5 क्वार्टर हो गए तो 3 क्वार्टर का 4 यानी 12% माइनस हो जाएगा, 88% तुमको मिलेगा. और चौथे क्वार्टर में भी कुछ समय का यूज आ गया है तो फिर 16% माइनस हो जाएंगे, तो तुमको कितना मिलेगा? 16 माइनस हो गए तो कितना बचा? 84% से ड्रॉबैक मिलेगा. सेकेंड ईयर में यूज अगर कंटिन्यू रहा तो सेकेंड ईयर में 3% पर क्वार्टर माइनस होगा. यानी पहले उसमें 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 16% इन ऑल माइनस हो जाएंगे पहले साल का. फिर दूसरे साल में भी यूज कंटिन्यू रहा तो 3 पर क्वार्टर माइनस होते जाएगा, यानी 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 12% और माइनस होके मिलेगा. थर्ड ईयर में भी अगर कंटिन्यू है यूज तो 2.5 पर क्वार्टर से माइनस होगा, यानी टोटलिटी में 10% माइनस होगा. तो मान लो किसी ने 1 साल और 2 क्वार्टर यूज किया है, तो माइनस कैसे करेंगे? पहले साल का 16 माइनस हो जाएगा और यहां 2 क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर का 3 + 3 यानी 6 और माइनस हो जाएगा. 16 और 6 ऐसे 22% माइनस हो जाएगा, तो आपको बैलेंस है 78%, वो ड्रॉबैक मिलेगा. इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है. और लास्ट उसमें 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8% और माइनस होगा. यानी इस केस में तुम्हारे 48 महीनों तक का दिया है, 4 साल 4 इयर्स तक का दिया है, 4 इयर्स के बाद 0, नो ड्रॉबैक. और उसमें भी लिखा है कि फॉर एक्सपोर्टेशन आफ्टर 24 मंथ्स यानी 2 साल के ऊपर का है तो एक्सटेंशन हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम CBEC यानी आजकल CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. CBEC आजकल क्या हो गया है? CBIC, याद रखने का. And no drawback will be allowed if exportation is after 4 years. Simple. 4 साल के बाद कोई ड्रॉबैक नहीं इस केस में. तो ये था सेक्शन विद 2 नोटिफिकेशंस और उसके बाद उसके रूल्स भी है. देखो, री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ड्रॉबैक ऑफ कस्टम ड्यूटी रूल्स ऑफ 1995. तो देखते अपन, 2 डेफिनेशन है काम की है. ड्रॉबैक का मतलब है कि इन रिलेशन टू एनी गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मींस रिफंड. मैंने कहा ना, ड्रॉबैक मींस रिफंड ऑफ ड्यूटी और टैक्स और सेस एज referred to in the Customs Tariff Act of 1975 and paid on importation of such goods in terms of section 74 जो हमने देखा. और इसमें रिफंड में अंडरलाइन करो ड्यूटी, टैक्स और सेस, 3 चीज का रिफंड आपको मिल जाएगा. तो ड्यूटी, टैक्स एंड सेस का मतलब है, ऊपर में लिख दो, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लस टैक्स का मतलब है इंटीग्रेटेड टैक्स जो GST का लगता है, काउंटरवेलिंग, एंड सेस में आ गया तुम्हारा जो स्टेट कॉम्पनसेशन सेस है, इंटीग्रेटेड टैक्स कॉम्पनसेशन सेस जो है वो भी आएगा, कॉम्पनसेशन सेस,
एंड एजुकेशन सेस जो लगता है। तो जितने कस्टम ड्यूटी लगते हैं इंपोर्ट के ऊपर जो हमने देखे थे स्टार्टिंग में, वो सब के सब आपको रिफंड मिल जाएंगे फुल। बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस इंटीग्रेटेड टैक्स प्लस कॉम्पनसेशन सेस एज वेल एज एजुकेशन सेस, whichever is levied as per customs tariff act, all taxes that are levied will be refunded. Then export with its grammatical variations and cognate expressions means taking out of India. ये तो जो normal definition है, taking out of India to a place outside India, and includes loading of provisions or stores or equipment for use on board a vessel or aircraft proceeding to a foreign port or airport. यानी शिप स्टोर्स जो हम सप्लाई करते हैं उसको भी ड्रॉबैक मिलेगा, उसमें भी ड्रॉबैक मिलेगा। अब उसको अलग से क्यों लिखा है देखो मैं आपको समझाता हूं, उसका रीजन है एक्सपोर्ट की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है जो यहां स्टार्टिंग में दी है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा है? टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये डेफिनेशन एक्सपोर्ट की है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर शुड बी अ प्लेस वेयर द गुड्स आर गोइंग। एक प्लेस होनी चाहिए जहां ये गुड्स जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? यहां जा रहे हैं। जैसे मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, तो उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए। एक्सपोर्ट में डेस्टिनेशन होना जरूरी है और वो डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर कहीं तो भी होना चाहिए, ये एक्सपोर्ट। लेकिन अगर हमने कुछ सामान जो इंपोर्ट किया था, फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ये हमने सप्लाई किया एक शिप को जो इंडिया से जा रहा है दुबई, उस शिप को दिया। क्यों दिया? दुबई में किसी को देने के लिए नहीं, शिप पे खाने के लिए। शिप पे खाएंगे चॉकलेट्स, पैसेंजर लोग जो जा रहे हैं वो खाएंगे, खत्म कर देंगे। तो ये चॉकलेट्स का कोई डेस्टिनेशन है क्या? सोचो, डेस्टिनेशन है क्या इंडिया के बाहर कहीं? नहीं। तो फिर ये एक्सपोर्ट कहलाएगा क्या? नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, शिप स्टोर्स जो रहते हैं ना, जो अपन सप्लाई करते हैं, हालांकि स्टोर्स का चैप्टर अभी आएंगे, आगे अपन पढ़ेंगे, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो ये स्टोर्स हम इंपोर्ट करके लाते हैं, स्विट्जरलैंड से चॉकलेट्स इंपोर्ट करके लाए और इसको मैंने सप्लाई किया किसको? शिप को जो इंडिया से दुबई जा रहा है। तो कहने के लिए तो एक्सपोर्ट है, इंडिया से तो बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर निकला, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, बट इज इट टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया? नो, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट नहीं होगा तो मेरे को ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सो सैड। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको, दुखी मत हो फारूक सर, डोंट बी दुखी, हम आपको देंगे ना ड्रॉबैक। तो उन्होंने एडिशनल पॉइंट लिखा, इंक्लूड्स लोडिंग ऑफ प्रोविजंस और स्टोर और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, टूल्स वगैरह जो शिप के ऊपर काम में आते हैं, मोटर्स, टूल्स, मशीन्स वगैरह, फॉर यूज ऑन बोर्ड अ वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू अ फॉरेन पोर्ट और एयरपोर्ट। तो उसको फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ा था अपन, याद? गुड। तो फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स को अगर आप स्टोर सप्लाई करोगे तो उस पे भी आपको ड्रॉबैक मिलेगा, यू विल गेट द ड्रॉबैक। वेरी गुड, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक। प्रोसीजर क्या है देखो, वेयर द गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, पहले पॉइंट में लिखा है पोस्ट, अंडरलाइन करो, पोस्ट अंडर अ क्लेम फॉर ड्रॉबैक अंडर दीज रूल्स। पोस्ट से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देखा था ना अपने सेक्शन में लिखा था भाई पोस्ट। तो उसमें क्या करने का है देखो, प्रोसीजर क्या है। द आउटर पैकिंग, पोस्ट में क्या होता है? डब्बा, डब्बा जैसे कुरियर आता है अपने घर पे अमेजॉन के, जैसे डब्बा एक रहता है, एक पूरा बॉक्स बंद होगा, आउटर पैकिंग कहते हैं उसको। कैरिंग द एड्रेस, उस पे एड्रेस की चिट्ठी चिपका के रखते हैं, ऑफ द कंसाइनी, कंसाइनी का नाम रहता है, उस पे एड्रेस रहता है। शैल ऑल्सो कैरी इन बोल्ड लेटर्स द वर्ड्स ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। तो ये वर्ड आपको डब्बे के ऊपर में लिखने पड़ेंगे,
ठीक है, लिखना पड़ेगा ड्रॉबैक एक्सपोर्ट, यानी कहने का मतलब कि हम इस पे ड्रॉबैक क्लेम करने वाले हैं, ये लिखो, छापो उसके ऊपर। एंड द एक्सपोर्टर शैल डिलीवर टू द कॉम्पिटेंट पोस्टल अथॉरिटी, जब हम ये डब्बा पोस्टल अथॉरिटी को देंगे फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, अलॉन्ग विद द पार्सल और पैकेज अ क्लेम, तो एक क्लेम प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहता है, एनेक्स 1 में फॉर्म दिया है, फॉर्म अपने को अभी नहीं पढ़ने का एग्जाम में, लेकिन एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के अपन देंगे 4 कॉपीज, क्वाड्रुप्लिकेट, 4 कॉपीज में एक फॉर्म रहेगा, वो भर के देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो आउटर पैकिंग डब्बे के ऊपर लिखो ड्रॉबैक क्लेम, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट, और ये अलग से फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म फिलअप करके अपने को पोस्टल अथॉरिटीज को देने का है, कस्टम अथॉरिटीज को नहीं, पोस्टल अथॉरिटीज को। देन द डेट ऑफ रिसीट of the aforesaid claim form by the proper officer of customs from the postal authorities shall be deemed to be the date of filing the drawback claim by the exporter for the purpose of section 75A. 75A जो है वो refund पे interest का point, ये जो ड्रॉबैक मिलता है उस पे interest मिलता है 75A, बाद में आएंगे अपन देखेंगे। तो interest के लिए ये जो date of submission of form रहता है वो देखना पड़ता है, date of submission of form, फिर वहां से दिन देखने पड़ते, उतने दिन में अगर रिफंड नहीं मिला, बाद में मिला, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सबमिशन ऑफ फॉर्म का डेट क्या लेंगे, जिस दिन पोस्टल अथॉरिटीज ने कस्टम्स अथॉरिटीज को ये फॉर्म सबमिट किया। तो देखो, अपन कस्टम अथॉरिटीज को सबमिट नहीं करते, आई एम दी एक्सपोर्टर, मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे, उस पर ड्यूटी भरी हुई है, अब उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो पोस्ट का पैकेट बनाया, उसके ऊपर लिख दिया ड्रॉबैक एक्सपोर्ट, फिर ये फॉर्म भरा, फॉर्म किसके पास दिया, पोस्टल अथॉरिटीज के पास। अब ये पोस्टल अथॉरिटीज ये फॉर्म सबमिट करेंगे, जब पोर्ट पे जाएंगे गुड्स और वहां से एक्सपोर्ट के लिए निकलेगा, तो ये फॉर्म सबमिट होता है किसको, कस्टम्स अथॉरिटीज को। तो कस्टम अथॉरिटी को जिस दिन मिलेगा ये फॉर्म पोस्टल अथॉरिटीज से, उस दिन हमने फॉर्म सबमिट किया ऐसा माना जाएगा। And an intimation of the same shall be given by the proper officer of customs to the exporter in such form as the commissioner may prescribe. तो एक वहां से इंटीमेशन फिर अपने को आता है कि हाँ 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 तुम्हारे फॉर्म हमको मिल गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। Then in case the aforesaid claim form is not complete, अगर इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपने भरी नहीं है, इनकम्प्लीट in all respects, the exporter shall be informed of the deficiencies within 15 days of its receipt from postal authorities by a deficiency memo. एक deficiency memo रहता है, पूरा फॉर्म रहता है, उसमें बहुत सारे डेफिशिएंसी के पॉइंट्स रहते हैं, उसमें टिक मार्क करके दे देगा कि आपके केस में ये चीजें नहीं है, मिसिंग है, उसको डेफिशिएंसी मेमो कहते हैं। डेफिशिएंसी मामू आपके घर पे आएगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। एंड सच क्लेम शैल बी डीम्ड नॉट टू हैव बीन रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 2। यानी अभी ये मानेंगे कि आपका फॉर्म मिला ही नहीं है। ये कब तक मानेंगे कि फॉर्म मिला ही नहीं है? जब तक आप जाके डेफिशिएंसीज को रिमूव नहीं कर देते, यानी वो जो भी इंफॉर्मेशन बुलाई है वो सबमिट नहीं करते। जब ये इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर दोगे तब ये फॉर्म को कंप्लीट माना जाएगा और तब मानेंगे कि आपने फॉर्म सबमिट किया है। फिर वहां से वो इंटरेस्ट का मीटर देखेंगे अपन। तो वो फिर आगे दिया है, देखो 4th पॉइंट में कि व्हेन द एक्सपोर्टर कंप्लाइज विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेफिशिएंसी मेमो विद इन 30 डेज, 30 दिन का टाइम है आपके पास कंप्लाई करने के लिए, he shall be issued an acknowledgement by the proper officer in the form prescribed by the commissioner, and the date of such acknowledgement shall be deemed to be the date of filing the claim. अब क्लेम सबमिट हुआ ऐसा अपन मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 75A, यानी फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। और अगर 30 दिन में तुमने कंप्लाई नहीं किया तो फिर तुम्हारा वो एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो 30 दिन का टाइम है, जाके फाइल कर दो। Then statements declaration to be made on exports other than by post, other than by post, यानी अब देखेंगे नॉर्मल कार्गो एक्सपोर्ट जब होता है, शिपिंग बिल वगैरह भर के जो करते हैं अपन, तो उसमें क्या है देखो,
In the case of exports other than by post, the exporter shall at the time of export of goods state on the shipping bill or bill of export. ये दोनों हमने स्टडी किए थे। शिपिंग बिल कौन से केस में आता है? एयर या शिप। एयरक्राफ्ट या शिप से हम एक्सपोर्ट कराएंगे तो शिपिंग बिल फाइल करते हैं, और लैंड से करेंगे तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है। तो वो जो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट है उसी के ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा दैट दिस इज अ ड्रॉबैक क्लेम। तो लिखो स्टेट, स्टेट यानी लिखो उसके ऊपर, शिपिंग बिल के ऊपर या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के ऊपर, द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज आर नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग वेदर द गुड्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 and make a declaration on the relevant shipping bill or bill of export that the export is being made under claim of drawback under section 74। ये सब उस पर लिखना पड़ेगा कि ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर हमको ड्रॉबैक क्लेम करना है 74 के अंदर। that the duties of customs were paid on the goods imported, जब हमने इंपोर्ट किया था, जब हमने इंपोर्ट किया था तो हमने ड्यूटी का पेमेंट किया था। That the goods imported were not taken into use, हमने इसको यूज नहीं किया है। And or that the goods were taken in use, अगर यूज है तो फिर लिखो कि यूज किया था, नहीं तो लिखो कि नहीं किया था, क्योंकि रेट्स अलग अलग हो जाएंगे ना। अगर आप लिखोगे वर नॉट यूज तो 98% मिलेगा, और आप लिखोगे यूज किया है तो फिर उसके डिटेल्स रहते हैं कि कितना टाइम यूज किया है, तो उसके बेसिस पे जो रिड्यूस्ड परसेंटेज है वो मिलेगा आपको फिर। Provided that if the commissioner is satisfied that the exporter or his authorized agent has for reasons beyond his control failed to comply with the provisions of this clause, he may, after considering the representation, if any, made by such exporter or his agent, and for reasons to be recorded, exempt such person, an exporter or agent, from the provisions of this clause। तो अगर कोई रीजन है बियॉन्ड कंट्रोल तो वहां पे डिटेल्स नहीं दिए तो भी चलेगा, कहने का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए ऐसे प्रोविजंस बना के रखते हैं, जनरल कोर्स में कोई काम में नहीं आते। देन फर्निश टू द प्रॉपर ऑफिसर अ कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट के समय जो बिल ऑफ एंट्री आपने भरी थी जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट हुआ था उसको लगाओ, प्रूफ होना चाहिए ना, इंपोर्ट ड्यूटी भरी थी तो प्रूफ कहां से आएगा? इंपोर्ट के समय जो बिल ऑफ एंट्री भरे थे अपन ने उसका एक कॉपी लगाना पड़ेगा। और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच गुड्स वे क्लियर्ड ऑन इंपोर्टेशन। देन इंपोर्ट इनवॉइस, इंपोर्ट के समय जो इनवॉइस आया था अपने पास गुड्स का वो। देन डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, पेमेंट के जो चालान्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भरे थे गार 7 चालान में भरे होंगे ना, तो चालान की कॉपी। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस, अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका इनवॉइस, एंड पैकिंग लिस्ट एंड परमिशंस फ्रॉम आरबीआई टू री एक्सपोर्ट द गुड्स वेयर एवर नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आरबीआई को कुछ पावर्स रहते हैं तो उसके हिसाब से चलने का है, कहने का मतलब है। तो अगर आरबीआई का परमिशन इन्वॉल्व है तो उसका परमिशन भी लो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करना है। भारी काम है, इतना आसानी से थोड़ी मिलता है ड्रॉबैक। फिर रूल 5 कहता है कि क्लेम फॉर ड्रॉबैक अंडर दीज रूल शैल बी फाइल्ड इन एनेक्सर 2 विद इन 3 months। तो वो तो शिपिंग बिल के ऊपर डिक्लेरेशन तो दे दिए, सब शिपिंग बिल फाइल हो गया। अब क्लेम जो करेंगे ड्रॉबैक वो कितने टाइम में करेंगे देखो, तो 3 महीने में क्लेम करना है। फ्रॉम द डेट ऑन विच यू ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर 51 इज मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो शिपिंग बिल में पहले तो डिक्लेरेशन दे दिया सारा, अब शिपिंग बिल फाइल हुआ, फिर अपने को एक्सपोर्ट का परमिशन मिला, फिर लोडिंग हो गया, गुड्स निकल गया। गुड्स निकल जाने के बाद 3 महीने के अंदर आपको ड्रॉबैक क्लेम फाइल करने का है। कितने टाइम में? 3 महीने। कहां से? जब वो क्लियरेंस ऑर्डर मिला था गुड्स का, क्लियरेंस ऑर्डर, वहां से 3 महीने। प्रोवाइडेड दैट एसीडीसी में इफ ही सैटिस्फाइड दैट द एक्सपोर्टर वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, एक्सटेंशन है। सफिशिएंट कॉज अगर आप शो करो कि 3 महीने में मैं नहीं आ सका, क्यों? मैं सोया था, कुंभकर्ण की नींद, सो गया था। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था एक बार में। बट सोना इज नॉट अ गुड रीजन। हाँ,
कभी जाके मत कहना। कुछ स्टूडेंट्स भी होते, मेरे पास आए, एक स्टूडेंट कहता है सर मैं फेल हो गया। मैंने बोला क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं की? बोले मैं सोया था। सच ए बैड जोक ना, खैर जाने दो। तो अगर वो सफिशिएंट कॉज शो करता है, कहता है मेरे को जेल में डाल दिए थे, 6 महीने में जेल में था, कैसे सबमिट करता बताओ? हाँ, दैट इज अ गुड कॉज। देन फर्दर पीरियड ऑफ 3 months एक्सटेंशन मिल सकता है। However, the exporter to allow the exporter to file his claim within a further period of 3 months. Then next, the claim shall be filed along with the following documents. अब देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने का है। वो शिपिंग बिल के साथ तो लगाई थे, अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और लगाओ। ट्रिप्लीकेट कॉपी यानी थर्ड कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल, थर्ड कॉपी शिपिंग बिल का तीसरा कॉपी लगाने का है। बेयरिंग एग्जामिनेशन रिपोर्ट recorded by the proper officer of custom at the time of export. एक्सपोर्ट के वक्त वो गुड्स को चेक करते हैं तो उसमें डिटेल्स लिखते हैं कि फलाना फलाना गुड्स इसके अंदर है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं उसको, वो होना चाहिए उसके ऊपर। तो थर्ड कॉपी लगाने का है। देन कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये वो इंपोर्ट के समय का बिल ऑफ एंट्री, और एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच द गुड्स वर क्लियर्ड ऑन इंपोर्टेशन। देन इंपोर्ट इनवॉइस, देन एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भरा था उसका एविडेंस, चालान्स, परमिशन ऑफ रब्बी फॉर एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, कॉपी ऑफ बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल। बिल ऑफ लीडिंग यानी कि जो शिप ने अपने को दिया है, जब हम गुड्स शिप पे लोड करते हैं तो वो अपने को देता है बिल ऑफ लीडिंग, या एयरवे बिल एयरक्राफ्ट के केस में। ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डीओटी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये प्रूफ करेगा कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट हुआ है। And any other documents as may be specified in the deficiency memo. इतना चक्कर एक साला लगता है कि बेकार है, छोड़ दो साला ड्रॉबैक। अरे वहां नहीं है, एग्जाम में बात कर रहा हूं। अच्छा जोक था, जाने दो। Then the date of filing of the claim for section 75 shall be date of affixing the dated receipt stamp on the claims which are complete in all respects, and for which an acknowledgement shall be issued in such form as may be prescribed by Commissioner of Customs. तो आप जब ये भरते हो तो वो डेट डाल के, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, डेट डाल के आपको एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलती है, वैसा है। तो डेटेड रिसीट स्टैंप आपको मिलेगा कि आपने क्लेम फाइल कर दिया है, तो उसमें जो भी डेट मेंशन होगी वो डेट को आपने फाइल किया ऐसा मानेंगे, सिंपल। फिर कहता है कि एनी क्लेम विच इज इनकम्प्लीट, तो यहां पे भी सेम है, इनकम्प्लीट होगा तो आपको डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा, जैसे पोस्ट में था वैसे ही। इनकम्प्लीट है डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा, और डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा 15 दिन के अंदर वो आपको इशू करेंगे। आपके सबमिशन के 15 डेज के अंदर डेफिशिएंसी मेमो इशू हो सकता है, और उसको अगले 30 दिन में आपने कंप्लाई करने का है। और जब कंप्लाई हो जाएगा उस दिन आपने भरा एप्लीकेशन ये माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। तो वो पॉइंट सेम रहता है, 30 दिन में उसको फुलफिल करो। और आखिरी में पॉइंट नंबर 5 है, जो कहता है कि अगर ये ड्रॉबैक कोर्ट ऑर्डर से आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि देखो हमने तो ये बताया, फिर कोई लिटिगेशन अराइज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था, फिर लिटिगेशन अराइज हुआ, लिटिगेशन में मामला गया कमिश्नर अपील्स के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवीजन में वगैरह वगैरह, और वहां से ऑर्डर निकला कि इस आदमी को ड्रॉबैक दो, तो फिर अपने को जो ड्रॉबैक क्लेम फाइल करना है वो ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर करना है। जब कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर आया या गवर्नमेंट का, तो वहां से अपने को ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर जब हमको मिलेगा विच एंटाइटल्स अस टू क्लेम ड्रॉबैक, देन वील गो इन 3 months एंड क्लेम द ड्रॉबैक। तो वो लास्ट पॉइंट है, ये अपील वाला पॉइंट है कि वेर एनी ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक इज मेड बाय कमिश्नर अपील्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम, कस्टम वाले ने ऑर्डर निकाला था, फिर हम अपील में गए, अपील में केस जीत गए, तो अपने को ड्रॉबैक मिल रहा है। Then the manufacturer exporter may file a claim in the manner prescribed in this rule within 3 months from the date of receipt of the order so passed by Commissioner Appeals or the government or the court. Simple है। Then payment of drawback and interest, rule number 6 क्या कहते हैं?
अब ये प्रोसीजर आ गया. द ड्रॉबैक अंडर दिस रूल्स एंड इंटरेस्ट if any shall be paid by the officer to the exporter or to the agent specially authorized by the exporter to receive the amount of drawback and interest. अगर एक्सपोर्टर खुद है तो वो ले लेगा, अगर वो नहीं है इंडिया में मान लो तो वो एक एजेंट अपॉइंट करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके कि तुम ले लेना मेरे बिहाफ में. Then the date of payment of drawback and interest shall be deemed to be the, in the case of payment by check, the date of issue of check or credit in the exporter's account maintained with the customs house the date of such credit. अगर डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो डेट ऑफ क्रेडिट, अगर चेक से दे रहे हैं तो डेट ऑफ चेक. ये तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, अकाउंटेंसी के सिंपल पॉइंट्स है. फिर रूल 7 कहता है रीपेमेंट ऑफ एरोनियस और एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट. सिंपल, अगर उन्होंने गलती से तुमको ज्यादा दे दिया, ज्यादा ड्रॉबैक दे दिया या ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया और बाद में उनको समझ में आया सोलो ज्यादा कैसे दे दिया हमने, तो आपसे वापस बुलाएंगे तो आपको देना पड़ेगा. सिंपल, एक बार पढ़ के छोड़ने का है, ज्यादा ध्यान नहीं देने का इसमें. कि where the amount of drawback and interest if any has been paid erroneously or the amount so paid is in excess of what the claimant is entitled to, the claimant shall on demand by the officer of customs repay the amount so paid erroneously or in excess as the case may be. And where the claimant fails to repay, अगर आप भाग गए पैसा लेकर के और रीपे नहीं कर रहे तो फिर तुमसे रिकवरी की जाएगी. रिकवरी का सेक्शन है 142, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, कैसे आपके एसेट्स वैसेट्स को छीन करके बेच करके पैसा वसूल होता है, देखेंगे अपन. देन पावर टू रिलैक्स है कि अगर कोई सफिशिएंट रीजन से ये जो फॉर्मेलिटीज है सारी वो अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पाया तो ऑफिसर्स के पास पावर है रिलैक्स करने का. द रूल इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. अगर हम एंटाइटल्ड है ड्रॉबैक के लिए, वी आर जस्टिफाइड इन क्लेमिंग ड्रॉबैक, लेकिन ये सब जो फॉर्मेलिटीज है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, उसमें कहीं तो भी हम फंस गए तो क्या हमारा ड्रॉबैक छीन लिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं. सब्सटेंस इज टू बी सीन, नॉट द फॉर्म. फॉर्म में गलती चल जाती है, सब्सटेंस में अगर अपने सब्सटेंस है लॉजिक, लॉजिकली वी शुड रिसीव ड्रॉबैक तो मिलेगा. तो उसमें लिखा है देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड that in relation to the export of the goods, if exporter or his agent has for reasons beyond his control failed to comply with any of the provisions of these rules and has thus been entitled to drawback, entitled है बेचारा लेकिन compliance में मार खा गया है, it may, यानी गवर्नमेंट में, after considering the representation if any made by such exporter or his agent and for reasons to be recorded in writing, exempt such exporter or agent from the provisions of such rule and allow drawback in respect of such goods. Justice should prevail over form. इसको ये अकाउंटेंसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन? सब्सटेंस ओवर फॉर्म. ठीक है, तो ये था 74 पहला. 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं. पढ़ाई करते करते आपने हमेशा, मैं तो कहता हूं मेरे लेक्चर्स भी देखे होंगे आपने यूट्यूब पे, यहां तो क्या है मैं पढ़ाते ही आता हूं, मेरे को टाइम का कोई होश नहीं रहता, लेकिन आपने हर 40-45 मिनट्स के बाद पॉज बटन दबाना चाहिए. वीडियो में दिया है मैंने फैसिलिटी आपको, पॉज, और 5 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट बंद करके रिलैक्स करना चाहिए. जस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, अपनी चेयर से उठ जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होना चाहिए बॉडी में और माइंड में, और फिर बैठ के फिर पढ़ाई चालू करो. तो 5 मिनट्स ब्रेक इज इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी 45 मिनट्स ऑफ स्टडीज, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट 45 मिनट्स आप स्टडी करेंगे उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बहुत इंप्रूव होगा. माइंड को ऑक्सीजन चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कुछ थोड़ा सा स्नैक्स, थोड़ा सा, बिल्कुल पेट भर के ऐसे आलू बिल्कुल नहीं, चिप्स विप्स बिल्कुल नहीं खाने का, क्योंकि वो आपको ड्राउजी फील करवाता है. हेल्दी स्नैक्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड सम फ्रूट्स, केले वगैरह या मौसम्बी या कुछ भी ऐसे फ्रूट्स खाने का, और पानी पीने का, और फिर स्टडी करने का. ओके, फिर उसके बाद सेक्शन 75 आता है. ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, दिस इज द केस वेयर द रॉ मटेरियल आर यूज्ड
for manufacture of a finished goods which is then exported out of India. Correct? तो देखो उसमें क्या लिखा है. Where it appears to the central government that in respect of goods of any class or description manufactured, processed or on which any operation has been carried out in India, यानी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है या प्रोसेसिंग जो भी है, बीइंग गुड्स, यानी हम ये गुड्स कौन सी गुड्स की बात कर रहे हैं? फिनिश गुड्स. तो ये गुड्स है ना फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स विच हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट. तो ये वो फिनिश गुड्स है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर या प्रोसेस हुए हैं और ये अब एंटर हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने वाले हम इसको. And in respect of which an order permitting the clearance and loading thereof for exportation has been made under section 51 by the proper officer. यानी उसका क्लियरेंस हो चुका है, finished goods have been allowed to be exported. तो अंडर 51 यानी एज कार्गो, कार्गो एक्सपोर्ट, या फिर बीइंग गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बाय पोस्ट अंडर क्लॉज 84A, यानी ए ऑफ 84, सेक्शन 84 में उसको हमने डॉक्यूमेंट फाइल करके उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एंटर किया है. एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस हैज बीन मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उसका भी ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस हो चुका है. तो या तो कार्गो या फिर एज बैगेज, सॉरी पोस्ट, बैगेज नहीं पोस्ट. ड्रॉबैक शुड बी अलाउड ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट on an imported material or a class or description used in the manufacture or processing of such goods or carrying out any operation in such goods. यानी जो भी imported material इसमें यूज हुआ है या class of imported material, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी पे हुई होंगी उसका रिफंड आपको मिलेगा. And the central government may by notification in official gazette direct that the drawback shall be allowed in respect of such goods in accordance with and subject to the rules मेड. तो ये रूल्स अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है. सेकेंडली, नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स. नो ड्रॉबैक यानी ये रिस्ट्रिक्शन है ड्रॉबैक के ऊपर कि कौन से केस में आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. तो उसमें लिखा है नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स इफ द एक्सपोर्ट वैल्यू of such goods or class of goods is less than the value of the imported material used in the manufacture or processing of such goods. यानी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था 100 रुपए में, उससे फिनिश गुड्स बनाए इंडिया में और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो 80 रुपए में. हाँ, ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग से तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए ना, वैल्यू कम थोड़ी ना होना चाहिए. तो आपको ड्रॉबैक नहीं देंगे, क्योंकि देखो उससे नुकसान क्या है, क्योंकि जब तुम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, तो वो तो गवर्नमेंट के लिए नुकसान है. हाँ, लेकिन जब तुम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो वहां से फॉरेन करेंसी इनफ्लो होता है, तो वो गवर्नमेंट का फायदा है. तो भाई इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से ज्यादा तो होनी चाहिए ना, यानी योर एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी मोर देन दी वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. सीधी बात. Or is not more than such specified percentage of the value of imported material used in the manufacture or processing of such goods. तो एक तो ये बोलता है कि भाई उससे तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए. दूसरा ये भी बोलता है कि such percentage as the government में notify. यानी गवर्नमेंट यहाँ ये भी बोल सकता है कि भैया तुम्हारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो कम से कम 125% होना चाहिए ऑफ द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कॉस्ट. ये भी बोल सकता है गवर्नमेंट. तो पहले केस में लिखा है ज्यादा तो होना ही चाहिए इन ऑल केसेस, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो परसेंटेज को हायर भी कर सकता है. सच परसेंटेज, स्पेसिफाइड परसेंटेज. तो ये गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकता है इसमें, भैया 150% होना चाहिए, 200% होना चाहिए. और थर्ड पॉइंट, द सेल प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर इन इंडिया विद इन द टाइम अलाउड अंडर फेमा. If drawback is already allowed, it shall be recovered. Obviously, चलो तुमने एक्सपोर्ट कर तो दिया, गवर्नमेंट ने बोला था भैया 150% वैल्यू पे करो, हमने 150 क्या 200% पे कर दिए. इंपोर्टेड वैल्यू 100 रुपए, एक्सपोर्ट प्राइस 200. अब उसमें जो इंपोर्ट में ड्यूटी लगी थी वो रिफंड भी ले लिए.
अरे लेकिन ये 200 रुपए में जो एक्सपोर्ट किए वो सिर्फ नाम से थोड़ी चलेगा, पैसा भी तो इंडिया में आना चाहिए ना, डॉलर्स। वो अगर हम लेके नहीं आए तो अगर वो फॉरेन करेंसी इंडिया में रिसीव नहीं होगी एज पर फेमा, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा, और मान लो कि दे दिया गया है अगर, तो वो आपसे वापस लिया जाएगा। चलो फिर इसके रूल्स देखते हैं। इसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट, और वो कैसे फिक्स होते हैं, लॉजिकल पॉइंट्स है, वेरी इंटरेस्टिंग रूल्स। लेट्स सी, these rules will come into force from 1st of October 2017, होल ऑफ इंडिया को लगते हैं। उसका नाम है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स ऑफ 2017। वेरी गुड। तो ये 2017 में आए। इसके पहले जो थे पुराने, उसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूड होता था, लेकिन अभी सर्विस टैक्स तो हट गया है ना, जीएसटी आने के बाद सर्विस टैक्स इज गॉन। तो इसलिए आपका इसका नाम है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स। और सेंट्रल एक्साइज भी क्यों रखा है, वैसे तो सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो गया है, बट इट रिमेन्स ऑन सम गुड्स ना, फ्यू गुड्स विच आर स्टिल लायबल टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो उसपे फिर ड्रॉबैक क्या मिलेगा। तो चलो देखते हैं, ड्रॉबैक का डेफिनेशन दिया है सबसे पहले। ड्रॉबैक इन रिलेशन टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया and exported means the rebate of duty, rebate यानी refund, कभी refund लिखते, कभी rebate लिखते, कभी drawback लिखते, सबका मतलब एक ही है। Excluding integrated tax levied under subsection 7 and compensation cess leviable under subsection 9, ये excluding है, excluding integrated tax, import में जो integrated tax लगा सबसेक्शन 7 और कॉम्पनसेशन सेस लगा 9 में, उसको एक्सक्लूड किया यहां से, रिस्पेक्टिवली ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, चार्जेबल ऑन इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स। ठीक है, तो यहां ड्रॉबैक किस चीज का मिलेगा तुमको, सिर्फ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का, तो वो आप वहां पे लिख दो, ओनली बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसका ड्रॉबैक मिलेगा। और उसके अलावा सीवीडी ऑफ एक्साइज, सीवीडी ऑफ एक्साइज जो होता है ना 3(1), जो मैंने कहा ऊपर में लिखा कि फ्यू गुड्स जो अभी भी सेंट्रल एक्साइज में चार्जेबल है उसका मिलेगा, प्लस सीवीडी ऑफ वैट अंडर 3(5) उसका मिलेगा, प्लस एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस जो लगता है, एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस SHEC, ये सबका मिलेगा इस रूल के अंदर। लेकिन जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स जो 3(7) में लगाते हैं और कॉम्पनसेशन सेस जो 3(9) में लगाते हैं, वो दोनों का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, वो भी लिख के रख दो, नॉट अलाउड। लिखे, चलो आगे। वेरी गुड। देन एक्साइजेबल मटेरियल का एक डेफिनेशन है, वो कोई काम का नहीं है। फिर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट काम का है। एक्सपोर्ट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। नॉर्मल एक्सपोर्ट जो होता है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, डेस्टिनेशन जिसका इंडिया के बाहर है। और सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग आउट फ्रॉम अ प्लेस इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी डीटीए से अपन सेज डेवलपर या यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। याद रखो, उसमें भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, एक्सपोर्ट उसको भी मानेंगे। एंड इंक्लूड्स लोडिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ स्टोर और इक्विपमेंट फॉर यूज ऑन बोर्ड वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू अ फॉरेन पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी कि स्टोर्स, तो स्टोर्स भी है यहां, प्लस सप्लाई टू सेज भी है। इस केस में सप्लाई टू सेज जो है वो भी है।
तो तीन चीज है इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर, रियल एक्सपोर्ट जहां पे फॉरेन में डेस्टिनेशन है, देन डीटीए टू एसईजेड एंड सप्लाई ऑफ शिप स्टोर्स टू फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स। तीन बातों को याद रखने का है। फिर इंपोर्टेड मटेरियल का कोई डेफिनेशन काम का नहीं। इंपोर्टेड मटेरियल जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी भरा है, उसको इंपोर्टेड मटेरियल कहेंगे। ऑन विच ड्यूटी इज चार्जेबल अंडर कस्टम्स एक्ट। मैन्युफैक्चर का मतलब वही है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंड टैक्स इनवॉइस means the tax invoice referred to under section 31 of the Central Goods and Service Tax Act of 2017, जो GST एक्ट में अपन पढ़ेंगे बाद में। फिर देखो ड्रॉबैक, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 and the rules made thereunder, Central Excise Act 1944 and the rules made thereunder, and these rules, तो कस्टम्स एक्ट, एक्साइज एक्ट और ये रूल को देखते हुए आपको ड्रॉबैक मिलेगा। अ ड्रॉबैक में बी अलाउड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ सच अमाउंट एंड एट सच रेट्स एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट विल डिटरमिन द रेट्स, तो ये रेट्स जो है जो गवर्नमेंट डिटरमिन करेगा, इसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में ऑल इंडस्ट्री रेट, AIR। इसको AIR कहते हैं, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो इसका नोटिफिकेशन इशू होता है, जैसे 2017 में रूल्स आए, फिर इसका नोटिफिकेशन भी है। अगर आपको देखना होगा तो cbec.gov.in पे जाके देख सकते हो ड्यूटी ड्रॉबैक के रेट्स। तो इसको ऑल इंडस्ट्री रेट कहते हैं। बड़ा शेड्यूल है, बिग शेड्यूल, जिसमें हजारों गुड्स मेंशन्ड है और सबके ऑल इंडस्ट्री रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो चलो अपन देखते हैं कि ये ऑल इंडस्ट्री रेट गवर्नमेंट ने कैसे प्रिस्क्राइब किए हैं। तो अपन चलते हैं cbec.gov.in के ऊपर। cbc.gov.in पे आप जाइए और वहां पे कस्टम्स का जो ये है वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें देखो ड्रॉबैक शेड्यूल करके दिया रहता है। तो ड्रॉबैक शेड्यूल पे अपन जाते हैं, और उसमें आता है ड्रॉबैक शेड्यूल। देखो इसको ऑल इंडस्ट्री रेट कहते हैं और 161 पेज का है ये। पहले तो लाइव एनिमल्स दिया है, तो लाइव एनिमल्स तो जाने दो आप। देन मीट एंड एडिबल मीट ऑयल, तो यहां पे देखो ड्रॉबैक रेट दिया रहता है, एंड ड्रॉबैक कैप, कैप यानी मैक्सिमम ड्रॉबैक कितना मिलेगा वो भी एक पॉइंट रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो ऐसे है पूरा, ये देखो आप हजारों आइटम्स है उसमें, और 0.15% इज ड्रॉबैक रेट हियर। पूरे जो चैप्टर्स है कस्टम्स टैरिफ के, उसके ड्रॉबैक रेट्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का है, कभी आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। अभी वापस आते हैं हम, आगे देखो क्या लिखता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल, यानी इंडिया का, on some of which only the duty chargeable thereon has been paid, यानी सारे जो रॉ मटेरियल है या सारे जो डोमेस्टिक मटेरियल है सब पे ड्यूटी पे नहीं हुआ है, कुछ पे हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है, तो फिर आपको पूरा ड्रॉबैक मिलेगा क्या जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है? नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये प्रोविजो ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले अपन ये देखते हैं कि ये ऑल इंडस्ट्री रेट गवर्नमेंट किस तरह से प्रिस्क्राइब करता है, ये आता कहां से, हाउ विल द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द रेट ऑफ ड्रॉबैक। तो वो आप नेक्स्ट पेज पे आओ, सब रूल 2 में आए,
सब रूल 2 पे आओ। इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट और द रेट ऑफ ड्रॉबैक अंडर दिस रूल द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू, देखो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रेट प्रिस्क्राइब होता है, वो पहले अपन देखते हैं। द एवरेज, या पूरा देखो सब जगह एवरेज लिखा रहता है, तो एवरेज का मतलब कि पूरी इंडस्ट्री का एवरेज। जैसा अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये कैलकुलेटर्स जो है अगर इंडिया में बन के एक्सपोर्ट होते हैं तो इस पे कितना ड्रॉबैक देने का, तो ये कैलकुलेटर इंडस्ट्री में जितने लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबका डेटा बुलाया जाएगा, सबके रिकॉर्ड्स बुलाए जाएंगे, और सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि मटेरियल कौन से यूज होते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, एवरेज क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ईच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स from which a particular class of goods is ordinarily produced or manufactured in India। कौन से मटेरियल लग रहे हैं और कितने कितने लग रहे हैं और किस वैल्यू के लग रहे हैं, ये सबसे पहले डिटरमिन करेंगे। एवरेज का मतलब है पूरी इंडस्ट्री का एवरेज, जैसे सिटीजन का कैलकुलेटर है, फिर कैशियो का होता है, फिर इसका, फिर उसका, और पैट, फिर पैट, ऐसे हजारों कंपनीज है जो इंडिया में कैलकुलेटर बनाती होगी, ज्यादा हो गई क्या, 50 एक होंगी। उन सब का डेटा बुलाया जाएगा और कौन से मटेरियल यूज करते हैं, कितने क्वांटिटी यूज करते हैं, वैल्यू क्या होता है एक यूनिट के लिए, एक कैलकुलेटर बनाने के पीछे, ये निकाला जाएगा। तो ये पूरा कॉस्टिंग का फंडा है और आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से जानते हो, वेरी गुड, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। देन एवरेज क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल यूज्ड, यानी पहले तो मटेरियल निकाल लिया, फिर देखेंगे कि इसमें इंपोर्टेड मटेरियल कितना यूज होता है और एक्साइजेबल लोकल परचेज, डीटीए परचेज कितना होता है, एक्साइजेबल मटेरियल कितना यूज होता है। देन एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज पेड, तो मटेरियल मिल गया, मटेरियल में आ गया प्लास्टिक, स्टील, ये वो यूज होता है। फिर देखेंगे कि ठीक है अगर इतना मटेरियल यूज हो रहा है, इतना इंपोर्टेड होता है, इतना डोमेस्टिक होता है, तो जो इंपोर्टेड होता है उस पे इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी पे होती है और जो डोमेस्टिक है उसमें एक्साइज ड्यूटी कितनी पे होती है, वो दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो और वो भी इंडस्ट्री का, फुल इंडस्ट्री का एवरेज, कोई एक मैन्युफैक्चरर का कम, किसी का ज्यादा होगा, है ना, सबका तो सेम नहीं रहता, कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल भी सबका सेम नहीं रहेगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अपन पूरी इंडस्ट्री का एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए हर जगह वर्ड है एवरेज। Average amount of duties paid on imported material or excisable material used in the manufacture of semi से ने क्या बोलेंगे उसको, जो फिर अपन कंज्यूम कर लेते हैं, बीच का जो गुड्स होता है, या components and intermediate products which are used in the manufacture of goods। Then average amount of duties paid on material wasted, कुछ material waste भी होता है, उसका भी निकालेंगे। In the process of manufacture and catalytic agents, उसका भी निकालेंगे, कितना ड्यूटी उस पे होता है, उसको भी तो लोड करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली फिनिश गुड्स के ऊपर। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच वेस्ट और कैटलिटिक एजेंट इज रीयूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर और इज सोल्ड, द एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज ऑन द वेस्ट और कैटलिटिक एजेंट रीयूज और सोल्ड शैल बी डिडक्टेड। मान लो कि 200 रुपए का मटेरियल आया था कैटलिटिक, तो अपन 200 रुपए ऐड तो कर देंगे, लेकिन मान लो कि अगर उसमें से कुछ रीयूज होता है बाद में, तो उतना फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि वो सेकेंड उस पर लोड होगा। देन एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज पेड ऑन इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल यूज्ड फॉर कंटेनिंग और पैकिंग द एक्सपोर्ट गुड्स, कंटेनर्स और पैकेजेस जो होते हैं उस पर कितना ड्यूटी पे होता है वो भी निकालेंगे, उसको भी तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि पैकेज के साथ घुस जा रहा है। तो कैलकुलेटर बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा वो तो लेंगे ही, फिर पैकेजिंग में क्या क्या लगा वो भी लेंगे। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन विच द गवर्नमेंट मे कंसिडर रेलेवेंट एंड यूजफुल फॉर द पर्पस। आया समझ में? तो अब देखो इसका मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूं कि पता चला कि ए बी सी डी 4 मटेरियल यूज होते हैं, जिसमें से ए इंपोर्टेड होता है नॉर्मली, बी भी इंपोर्टेड होता है, और सी डी जो है वो डोमेस्टिक मटेरियल है। ऑन एन एवरेज ये डोमेस्टिक यूज होते हैं। तो जो इंपोर्टेड है उसका क्वांटिटी कितना आता है, तो भाई 25 ग्राम आता है,
बी का कितना आता है 10 ग्राम, सी आता है 100 ग्राम और डी आता है 50 ग्राम। फिर इस पे ड्यूटीज कितनी लगती है, तो देखो एवरेज क्वांटिटी यूज्ड वो निकाल लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स विच इज एक्सपोर्टेड, ये यूनिट वाइज निकलता है। जैसे ये 1 कैलकुलेटर, तो एक कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगे, कितना कितना लगे, फिर इस पे ड्यूटीज कितनी कितनी आई, तो इंपोर्टेड वाले है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एन एवरेज कितनी लगती है, ज्यादा हो गया क्या, 200 रुपए, ज्यादा कैलकुलेटर की वैल्यू नहीं रहती, 3 रुपए, 2 रुपए, और डोमेस्टिक वाले में एक्साइज ड्यूटी कितना लगा, 4 रुपए, 1 रुपया। तो इससे समझ में आया कि टोटल ड्यूटी जो लगती है ऑन ऑल मटेरियल्स, इंपोर्ट में इंपोर्ट ड्यूटी जिसमें सीवीडी ऑफ एक्साइज वगैरह भी आ गया, लेकिन जीएसटी का सीवीडी नहीं आता, और डोमेस्टिक में एक्साइज, तो ये मिला के 3 और 2 5 और 5 10 रुपए लगा, टोटल 10 रुपीज के ड्यूटीज लगते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। फिर अपन देखेंगे कि ये जो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट है कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर नॉर्मल एक्सपोर्ट वैल्यू इसका कितना होता है, ये भी ऑल इंडस्ट्री एवरेज निकालेंगे। कोई अपना कैलकुलेटर 100 रुपए में बिकता है, कोई 10 रुपए में, कोई 50 रुपए में, ऑन एन एवरेज कितने में बिकता है, तो समझ में आया कि 150 रुपए में बिकता है ऑन एन एवरेज, वैल्यू इज 150। अब ये 10 रुपीज जो है इसको ये 150 से कंपेयर करेंगे, कितना परसेंट आता है, देखो 10 डिवाइड बाई 150% इज 6.66, राउंड ऑफ कर दिया तो 7 आता है। तो गवर्नमेंट कहेगा कि ठीक है, इस पे हम यार एक काम करता हूं मैं कि इसको 200 रुपए कर देता हूं तो इजी हो जाएगा। अगर 200 रुपए नॉर्मल एक्सपोर्ट वैल्यू है तो 10 कितना आया उसका, 5% आया। तो अब गवर्नमेंट ये 5% का रेट प्रिस्क्राइब कर देगा कि जो भी लोग कैलकुलेटर एक्सपोर्ट करते हैं उनको 5% से ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। So this is how the calculation is done. But as you can see, this is taking into consideration, एक इसमें assumption है। क्या assumption है कि जितने भी रॉ मटेरियल लगे हैं सब पे हमने ड्यूटी निकाला, तभी तो ये 10 रुपए आया ना। यानी assumption ये है कि ये पूरे ड्यूटीज पे हुए हैं, आपने जो मटेरियल इंपोर्ट किया और जो डोमेस्टिक है उस पे ड्यूटी भरा है, ये assumption है। अब अगर सवाल आया कि कुछ गुड्स ऐसे हैं रॉ मटेरियल आपके केस में जिस पे आपने ड्यूटी भरी नहीं है, या कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन क्लेम कर लिया है, या दूसरे कोई बेनिफिट्स क्लेम कर लिए हैं, जैसे एक्साइज में रिबेट होता है। अभी एक्साइज तो आप नहीं पढ़ते, लेकिन एक्साइज में एक कॉन्सेप्ट है रिबेट का, रिबेट ऑफ ड्यूटी, या सेनवैट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था वो ले लिया है, ऐसा कुछ किया है, तो फिर ये 5% आपको मिलना चाहिए क्या। अगर मैं कहूं कि 2 रुपए आपने भरा ही नहीं है, तो आपने तो कम भरा है, 3 4 5 6 7 8 रुपए ही भरा है, लेकिन ये जो 5% का रेट है ये तो 10 रुपए को कंसीडर करके है, लेकिन आपने 2 रुपए भरा ही नहीं है, तो फिर आपको ड्रॉबैक पूरे 5% से मिलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर उसमें रिड्यूस करके मिलेगा। तो जो ड्यूटी भरी नहीं है वो माइनस करके बैलेंस का ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा। तो वो ये प्रोविजो में लिखा था, देखो वापस आओ, तो ये जो प्रोविजो है वो ये कह रहा है, सी व्हाट इट सेज, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंपोर्टेड or excisable material on some of which only the duty chargeable thereon has been paid and not on the rest। यानी कुछ गुड्स पे ड्यूटी पे हुआ है और कुछ पे नहीं हुआ है, और only a part of the duty chargeable has been paid, यानी कोई पार्शियल एग्जेम्पशन हमने क्लेम किया है, पूरा ड्यूटी नहीं भरा, पार्शियल ड्यूटी भरा है, और the duty paid has been rebated, एक्साइज में कॉन्सेप्ट है रिबेट ऑफ ड्यूटी का, उसमें रिबेट ले लिया है, और रिफंडेड इन होल और इन पार्ट, और गिवन एज अ क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट ले लिया आपने, अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर और सेंट्रल एक्साइज एक्ट
एंड रूल्स मेड देयर अंडर। यानी दूसरे भी जो बेनिफिट्स है वो आपने क्लेम कर लिए हैं, या तो कस्टम्स एक्ट में या एक्साइज एक्ट में या उनके रूल्स में। तो फिर क्या होगा, फिर लिखा है द ड्रॉबैक एडमिसिबल ऑन द सेड गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ड्रॉबैक भी अगर पूरा दे देंगे और वहां दूसरे बेनिफिट्स भी ले लिए तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा ना आपको। तो इसलिए लिखा है कि ड्रॉबैक 5% से निकालेंगे, लेकिन 5% ये अजम्पशन पे है कि सारी ड्यूटी भरे हैं और आपने कोई दूसरा बेनिफिट नहीं लिया है। ये अजम्पशन पे आपको ड्रॉबैक मिल रहा था, लेकिन क्योंकि आपने दूसरा ले लिया है तो यहां से उतना कम कर दिया जाएगा। सिंपल। टेकिंग इनटू अकाउंट द लेसर ड्यूटी पेड और द रिबेट और द रिफंड और द क्रेडिट ऑब्टेन्ड। तो यहां 5% निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आपने जो प्राइस पे एक्सपोर्ट किया गुड्स उसका 5% निकालेंगे, लेकिन उसमें से जो जो ड्यूटी नहीं भरी उतना उतना माइनस कर देंगे, जो जो दूसरे बेनिफिट ले लिए उतना उतना माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वो देंगे। सिंपल है, वेरी गुड। तो ये क्या होता है, देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल, कि मेरा बर्थडे है और आप आए हैं ऑफिस हमारे, केक है वहां रखा हुआ, मैं काटने वाला हूं। अब नॉर्मली क्या होता है कि केक कटता है तो आप लोग सब हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। अब मैं केक काटूंगा और सबको एक एक पीस मिलने वाला है, जितने ऑफिस में सब लोग हैं सबको एक एक पीस मिलेगा, लेकिन आप क्योंकि वहां बाजू में ही खड़े थे तो वो केक जब कटता है तो जो बर्थडे बॉय है उसको तो खिलाते ही है सब। अब वो आप मेरे को खिला रहे थे तो मैंने आपको भी आधा पीस खिला दिया, तो आपने आधा पीस खा लिया मेरे हाथ से। अब ये केक एक आध दो पीस वैसे कट जाते हैं, फिर बैलेंस हो जाता है, जो केयरटेकर्स ऑफिस के होते हैं लड़कियां लोग वो लेके फिर जाती है, फिर वो नहीं हम बराबर से काट के सबको देते हैं, ठीक है भाई, तो लेके गए। अब जब वहां कटे पीसेस और आप गए वापस से केक खाने कि मेरे को मेरा पीस दो, तो तुमको पूरा पीस मिलेगा क्या? नहीं, आधा कट के मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ईटन हाफ पीस। उतना बेनिफिट तो तुम मेरे से ले चुके ना डायरेक्ट। अब वहां से तुमको आधा ही पीस मिलेगा, पूरा पीस नहीं मिलेगा। तो ऐसा है, सिंस यू हैव गॉट बेनिफिट अंडर सम अदर लॉ यानी सम अदर प्रोविजंस, therefore duty drawback will be reduced accordingly। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, याद हो गया होगा, वेरी गुड। फिर यहां भी प्रोविजो आया, देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। नेगेटिव लिस्ट, ये चीजों का कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नंबर 1, if the said goods except tea chests used as packing material for export of blended tea have been taken into use after manufacture। अगर ये गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चर किए उसके बाद उसको यूज किया इंडिया में और यूज करने के बाद फिर हमने उसको एक्सपोर्ट किया तो हमें ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। जैसे मारुति कंपनी ने कार बनाई, कार बनाने के बाद इंडिया में चलाई, 2-3 महीने चलाने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट, एक्सेप्ट टीचर्स, इसलिए बोला है कि टीचर्स जो है वो बार बार यूज होते हैं, इट्स क्या बोलते हैं उसको, रिकरिंग नेचर का है, रीयूजेबल होता है। टीचर्स है वो डब्बा होता है लकड़ी का जिसमें चाय को स्टोर करके लेके जाते हैं, तो वो रीयूज चलता है, लेकिन उसके अलावा कोई चीज का रीयूज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इफ द सेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग इंपोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ड्यूटीज हैव नॉट बीन पेड। साला एक भी मटेरियल पे ड्यूटी पे नहीं किया तुमने, तो ड्रॉबैक किसका लेने आए? चलो निकलो इधर से, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देन जूट बैचिंग ऑयल, अभी कुछ कुछ चीजें तो देखो आपको रटने की है, हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता। एक आइटम है जूट बैचिंग ऑयल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, नेमली जूट, यार्न, ट्विस्ट, ट्वाइन, थ्रेड, कॉर्ड्स एंड रोप्स। जूट की जो चीजें होती है वो एक्सपोर्ट करने के लिए एक जूट बैचिंग ऑयल करके यूज होता है। मत पूछना मेरे से क्या है, मेरे को नहीं मालूम, सिंसियरली
I would tell you I don't know what is this kind of oil, but it is some oil which is used in manufacture of jute products. इतना समझ में आ रहा है अपने को. तो वो जूट बैचिंग ऑयल के ऊपर कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. Then in the said, if the said goods being packing material have been used in or in relation to export of jute yarn, तो ये भी जूट की चीजें हैं. जूट यार्न इंक्लूडिंग बिमली, पटाम, जूट और मेस्ता फाइबर, ट्विस्ट, ट्वाइन, थ्रेड एक्सेट्रा, यानी वही जूट से रिलेटेड है. उसको पैकिंग करने के लिए अगर कोई चीज यूज हुई है, पैकिंग मटेरियल यूज्ड फॉर जूट यार्न, जूट फैब्रिक्स एंड जूट मैन्युफैक्चर्स, यानी जूट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं. माय गुडनेस. तो उसके पैकिंग में जो मटेरियल यूज होता है उसका कोई ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा. क्या क्या है, माय गुडनेस. रट्टा मार लेना थोड़ा सा. फिर ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से निकाला जाता है. तो ये है ऑल इंडस्ट्री रेट, उस पे शॉर्ट नोट आता है. ये रूल 3 पे शॉर्ट नोट आएगा कि ऑल इंडस्ट्री रेट से ड्रॉबैक किस तरह से मिलता है, या हाउ द ऑल इंडस्ट्री रेट इज डिसाइडेड. तो सब रूल 2 लिखेंगे आप. चलो फिर आगे चलते. रिवीजन ऑफ रेट 4 में लिखा है कि गवर्नमेंट में रिवाइज द रेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो जो हमने नोटिफिकेशन देखा अभी इतना लंबा, कितने पेज का था, कुछ 200 पेज का, तो वो गवर्नमेंट रिवाइज करते रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. खास करके जब रेट्स चेंज हो जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स वगैरह चेंज होते हैं, तो रेट्स को रिवाइज करने पड़ते हैं. क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन देखा ना, जैसे मैंने कहा 3 रुपए लग रहा है, तो अभी के रेट के हिसाब से 3 रुपए लग रहा है. अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी रेट चेंज कर दिया अगले साल और अब 3 की जगह 2 ही रुपए लग रहा है ड्यूटी ए के ऊपर, तो फिर उसका ड्यूटी ड्रॉबैक रेट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना. अब 5% को कम करना पड़ेगा. अगर ये ड्यूटीज, जो ड्यूटीज लगती है वो चेंज हो गई, तो ड्रॉबैक रेट अपने आप चेंज होगा. तो हर साल जब ये ड्यूटी रेट्स चेंज होते हैं तो फिर ड्रॉबैक का शेड्यूल भी वापस से रिवाइज होता है. देन रूल 5 में चलते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ date from which the amount or the rate of drawback is to come into force and the effective date for application of amount or rate of drawback. डेट कैसे निकालना, बहुत सिंपल है, ये टेक्निकल है, इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला. देख लेते एक बार. The central government may specify the period up to which the amount or the rate of drawback determined under rule 3 or revised rule 4 as the case may be shall be in force. Normally एक बार ही नोटिफिकेशन आता है तो ऐसे ही लिखता है कि this is in force until it is revised. Then where the amount or the rate of drawback is allowed with retrospective effect, such amount or rate shall be allowed from such date as may be specified by the government by notification in the official gazette, which shall not be earlier than the date of changes in the rates of duty on inputs used in the export goods. देखो retrospective effect से भी लगा सकते हैं. ये कैसे, देखो मैं आपको समझा दूं. देखो ये रेट अभी है ड्यूटी के, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने कहा 5% आपको देंगे हम ड्यूटी ड्रॉबैक, चल रहा है. फिर क्या हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2018 में ये इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स उन्होंने चेंज कर दिए. 3 की जगह यहां 2 रुपए लग रहा है, यहां 2 की जगह 1 ही रुपया लग रहा है, यहां 4 की जगह मान लो कि 3 लगा दिया गवर्नमेंट ने. रेट चेंज हो गए. ये रेट चेंज जो हुए विच हैज अफेक्टेड द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, ये हुआ मान लो कि 1 मार्च 2018 से. ये रेट चेंज हुए 1 मार्च 18 से, ठीक है. लेकिन 1 मार्च 18 से जब ये रेट चेंज हुए तो ये भी रेट उसी दिन से तो चेंज नहीं होता, इसमें तो टाइम लगेगा ना. क्योंकि ये जो रेट चेंज हुए अभी इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स एंड डोमेस्टिक एक्साइज रेट्स, इसके बाद गवर्नमेंट बैठेगा और हजारों आइटम्स जो है जिस पे ये रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है उन सब को रिकैलकुलेट करेगा. वक्त तो लगता है, कैलकुलेशन में वक्त तो लगेगा ना. ऐसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ी टकाटक एक साथ आ जाएंगे सारे रेट्स, नो. अब गवर्नमेंट वापस से बैठेगा, एक एक जैसे कैलकुलेटर निकालेगा. तो कैलकुलेटर का क्या करना आप देखेंगे, तो रीवर्किंग करके फिर 3 और 3 6 और एक 7 रुपए हो रहे हैं. 7 रुपए एज कंपेयर टू 200, तो अब रेट आएगा 3.5. तो ये रेट रिवाइज होगा 3.5, 5 की जगह. ये सब में टाइम लगता है ना कैलकुलेशंस में. तो ये हो गया 1 मार्च से. फिर ये अगर रेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया 1 जुलाई से, 1 जुलाई 18 को फिर एक नोटिफिकेशन इशू किया उन्होंने
कहा कि इसका रेट अभी हो गया है 3.5। तो ये 3.5 कहां से लेंगे? 1 जुलाई ऑनवर्ड्स लेंगे क्या? अरे नहीं, 1 मार्च से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रेट 1 मार्च से चेंज हो गए। तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है। ये जो नया रेट है उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन तो 1 जुलाई को आएगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2018, यानी वो दिन जहां इंपोर्ट ड्यूटी के रेट्स चेंज हुए थे, रॉ मटेरियल के रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हुए थे, ऐसा लिखा है उधर। तो वो लिखा है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। कहां तक? मैक्सिमम यहां तक, मैक्सिमम 1 मार्च तक। तो वो लिखा है इधर, देखो कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा नए रेट को। अमेंडेड रेट्स विल बी अप्लाइड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ चेंजेस इन द रेट्स ऑफ ड्यूटी ऑन इनपुट्स। Then provisions of section 16 or subrule 2 of 83 of the Customs Act shall determine the amount or rate of drawback applicable to any goods exported under these rules. तो रूल सेक्शन 16 क्या है? एक्सपोर्ट के केस में है ना कि रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन का लगता है, जब उसको क्लियरेंस ऑर्डर मिलता है, तो वो यहां पे भी लेंगे। तो क्लियरेंस ऑर्डर जिस दिन मिला उसको एक्सपोर्ट करने का क्लियरेंस ऑर्डर, उस दिन जो रेट प्रिवेलिंग होगा ड्रॉबैक का वो इसको दिया जाएगा। और 83 में ये तुम्हारा पोस्टल गुड्स, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पोस्टल गुड्स में डिक्लेरेशन लिख देना पड़ता है, तो वो जिस दिन हम देंगे उस दिन का रेट ऑफ ड्रॉबैक जो भी होगा उससे अपने को मिलेगा। और 16 कार्गो के लिए, कार्गो एंड पोस्टल गुड्स। फिर आगे आते हैं, ये काम का है फिर, केसेस वेयर अमाउंट और द रेट ऑफ ड्रॉबैक हैज नॉट बीन डिटरमाइंड। हमारे गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने कोई रेट डिटरमिन करके नहीं रखा है, तो हम ड्रॉबैक कैसे क्लेम करेंगे? हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन देना है और एप्लीकेशन दे करके खुद के लिए एक रेट प्रिस्क्राइब करवाने का है। तो इसको कहते हैं हम ब्रांड रेट, इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रांड रेट कहा जाता है। तो हमारे लिए ऑल इंडस्ट्री रेट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो अपन जाके अप्लाई करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो पूरे इनपुट आउटपुट रेशियोज एंड एवरीथिंग अपन प्रोवाइड करेंगे, और फिर जो डिपार्टमेंट है वो अपने लिए ब्रांड रेट फिक्स करेगा। तो वो कैसे होगा? देखो, बहुत सिंपल रहता है। When no amount or rate of drawback has been determined in respect of any goods, exporter of such goods may within 3 months from the date of export, यानी क्लियरेंस ऑर्डर जब मिल जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे गुड्स, क्लियरेंस ऑर्डर आ गया सेक्शन 16 के हिसाब से, तो वहां से 3 महीने के अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो लिखा है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट रेलेवेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ ड्रॉबैक अंडर 5(3). तो 5(3) ये जो ऊपर में देखा, ये वाला 16 क्लियरेंस ऑर्डर अप्लाई टू पीसी और सी, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को अप्लाई करो, एज ए केस में बी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट और द रेट ऑफ ड्रॉबैक। जैसे हमने बॉम्बे से एक्सपोर्ट करवाया, तो बॉम्बे का पीसी या सी जो होगा, वहां का ज्यूरिसडिक्शनल हेड, उसको अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? स्टेटिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स इंक्लूडिंग द प्रोपोर्शंस, ये पूरे प्रोपोर्शंस अपने को बताने पड़ेंगे, इनपुट आउटपुट रेशियो, कौन सा मटेरियल यूज होता है, कितना यूज होता है, उस पर कितना ड्यूटी जाता है, पूरा वर्किंग करके देंगे। material components are used in the production of manufacturing goods and duties paid on such materials and components, कितना ड्यूटी भरते हैं, कितना कंज्यूम होता है, पूरा देंगे। Provided that in case of an exporter, in case the exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, मैं मुंबई से भी करता हूं, चेन्नई से भी करता हूं, तो फिर मैं कहां पे अप्लाई करूंगा? तो लिखा है he shall apply to PC or C having jurisdiction over any one of the said places of export. कोई भी एक जगह करो, मुंबई में भी कर सकते हैं, चेन्नई में भी कर सकते हैं। Then ACDC of custom, as the case may be, may extend the aforesaid period of 3 months by a further period of 3 months, and PC or C may further extend by a period of 6 months. तो ACDC को 3 महीने एक्सटेंशन का टाइम है, और पीसी और सी जो है वो और 6 महीने का एक्सटेंशन कर सकता है। वो तो ठीक है, वो कोई काम का नहीं। देन एसी और डीसी और पीसी और सी एज केस में बी मे ऑन द एप्लीकेशन
and after making such inquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording reasons for doing so. वो भी ठीक है. और अगर ये लेट हुआ, एक्सटेंशन चाहते हो तो एक्सटेंशन में फी भरनी पड़ती है. एक्सटेंशन फी, टाइम एक्सटेंशन फी कितनी होती है देखो. An application fee equivalent to 1% of FOB value of the exports or 1,000 rupees. 1% of FOB or rupees 1,000. Whichever is less, WEL, shall be payable for applying for grant of extension to ACDC. ACDC के पास अगर हम जा रहे एक्सटेंशन के लिए तो इतना देना पड़ेगा, 1% ऑफ FOB और 1,000 विच एवर इज लेस. कितने महीने का एक्सटेंशन मिलेगा? 3 महीने तक का. और उसके बाद और एक्सटेंशन चाहिए तो PC या C के पास जाना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा 2% ऑफ FOB वैल्यू और 2,000 विच एवर इज लेस इफ द एप्लीकेशन इज मेड टू PC और C. तो PC और C का भाव ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली. वो ऊपर के ऑफिसर्स हैं. डबल हो जाता है 2% या 2,000 whichever is less. ये कौन से केस में? एक्सटेंशन के केस में देना पड़ेगा. सिंपल है. Then on receipt of the application, the PC or C, as the case may be, shall after making or causing to be made such inquiry as he deems fit, determine the amount or the rate of drawback. फिर वो अमाउंट या रेट डिटरमिन करेंगे. अमाउंट या रेट हमेशा लिखा रहता है. अमाउंट यानी फिक्स अमाउंट, 200 रुपए पर किलो, तो उसको अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक कहते हैं. और रेट जो होता है 2%, 5%, उसको रेट ऑफ ड्रॉबैक कहते हैं. इट इज ऑन वैल्यू. दोनों में से कोई भी मेथड से फिक्स हो सकता है. ईदर अमाउंट बेसिस पे, अमाउंट पर यूनिट, या रेट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड. देन वेयर एन एक्सपोर्टर डिजायर्स दैट ही मे बी ग्रांटेड ड्रॉबैक प्रोविजनली. अब क्या होता है देखो, हमने एक्सपोर्ट किया, फिर वहां से 3 महीने के अंदर तो अपन एप्लीकेशन देंगे. एप्लीकेशन देने के बाद ऑफिसर अपना टाइम लगाएगा रेट को डिटरमिन करने के लिए. तो कितना टाइम वेस्ट होता ना, वर्किंग कैपिटल जाम होके रह जाता, स्टक हो जाता. तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि भैया हमें प्रोविजनली तो दे दो, कुछ आप डिटरमिन करो और जब फाइनल होगा तो देना, लेकिन अभी कुछ तो दे दो. हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ तो दे दो प्रोविजनली. तो फिर क्या होगा देखो, तो उसको प्रोविजनल ड्रॉबैक कहते हैं. फॉर द टाइम बीइंग कुछ तो दो. Where the exporter desires that he may be granted drawback provisionally, he may, while making an application under 1, apply to PC or C, as the case may be, that a provisional amount be granted to him towards drawback on the export of such goods, pending determination of the amount. आप डिटरमिन करो, ये जो लिखा है आप डिटरमिन करो, लेकिन मेरे को कुछ तो दो. तो ये एप्लीकेशन आपको करने का है. And the PC or C, as the case may be, may, after considering the application, allow provisional payment of an amount not exceeding the amount claimed by the exporter in respect of such export. जो उसने क्लेम किया है कि भाई मेरे को इतना मिलना चाहिए, उतना आप दे सकते हो. Provided that the PC or C, as the case may be, may, for the purpose of allowing provisional payment of drawback in respect of such export, require the exporter to enter into a bond. उसे एक बॉन्ड फाइल करवाएंगे पहले एक्सपोर्टर्स कि तुम लिख के दो कि अगर आगे चल के पता चला कि तुमको ज्यादा दे दिया है या देना ही नहीं है और तुमको दे दिया है तो तुम वापस करोगे. ये एक बॉन्ड पहले उससे लेना पड़ता है. बॉन्ड यानी अंडरटेकिंग. तो लिखवा कर लेंगे कि तुम लिख के दो कि अगर फाइनल डिटर्मिनेशन में कम हो गया तो तुम बैलेंस वापस करोगे, डिफरेंस विल बी रिटर्न्ड. तो वो देखो जनरल बॉन्ड. फॉर सच अमाउंट and subject to such conditions as he may direct, or to enter into a bond for an amount not exceeding the full amount claimed by such exporter as drawback. तो जितना उसको दिया, जैसे 40,000 दिया तो उसको बोलेंगे पूरा बॉन्ड फाइल कर कि अगर लगा तो पूरा 40,000 में रिटर्न करूंगा, क्योंकि हो सकता है पता चले कि उसको ड्रॉबैक देना ही नहीं है, तो जितना दिया पूरा ही लेना पड़ेगा ना वापस. तो जितना पैसा दे रहे उसका पूरा का बॉन्ड फाइल करवा लेंगे. That he undertakes to return the whole amount of provisional drawback if need arises. ऐसा है, सिंपल है, बाकी टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं. And binding himself
to refund the amount so allowed provisionally if for any reason it is found that the drawback was not admissible, or to refund the excess, या तो पूरा या excess वो वापस करेंगे, ऐसा है. और दो वर्ड है यहां, समझा देता हूं, जनरल बॉन्ड या पर्टिकुलर बॉन्ड. तो एक जनरल बॉन्ड है और एक पर्टिकुलर इन अ बॉन्ड. ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जनरल बॉन्ड एक समय के लिए होता है, जैसे तुम अभी तुम्हारे रेगुलर इंपोर्टर हो, आते ही रहता है आते ही रहता है, और एक्सपोर्टर भी हो, जाते रहता है, यू आर कंटिन्यूअस एक्सपोर्टर. आपके एक कंसाइनमेंट गया, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, सब में प्रोविजनल लेना है जब तक फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता. तो जनरल बॉन्ड एंटर करो. जनरल बॉन्ड क्या है कि आपके जितने कंसाइनमेंट्स जा रहे हैं सबको कवर कर लेता है. लेकिन पर्टिकुलर बॉन्ड क्या रहता है? कंसाइनमेंट वाइज. दूसरा जो है वो पर्टिकुलर बॉन्ड है, अ बॉन्ड, यानी एक कंसाइनमेंट के लिए एक बॉन्ड. तो अभी मेरे को 40,000 प्रोविजनल ड्रॉबैक मिला ये वाले कंसाइनमेंट में, उसके लिए मैं बॉन्ड फाइल कर दूंगा. फिर एक दूसरा कंसाइनमेंट जा रहा है, उसमें मैंने प्रोविजनल क्लेम किया 90,000, उसका एक बॉन्ड फाइल करूंगा. अलग अलग रहेगा बॉन्ड, तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर बॉन्ड. ये है जनरल बॉन्ड, ये है पर्टिकुलर बॉन्ड. जनरल बॉन्ड का वैल्यू क्या रहेगा? जो ऑफिसर अपने को बताएगा. तो अगर मेरे 6 कंसाइनमेंट जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि रेट तब तक फाइनलाइज होगा नहीं, उसके बाद ही छूंगा, तो 6 का टोटल जो आता है, जितना अमाउंट आने वाला है, उतना वो फिर अपने को बताएंगे ऑफिसर के, ठीक है आप 5 लाख का बॉन्ड फाइल कर दो, 10 लाख का कर दो. तो जनरल बॉन्ड होता है, उसमें अमाउंट कंसाइनमेंट वाइज नहीं रहता, टोटालिटी में रहता है, एक लमसम अमाउंट रहता है. और पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक हम क्लेम कर रहे हैं उतने अमाउंट का रहेगा. फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एक्चुअली क्लेम्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, देखो लिखा है पर्टिकुलर कंसाइनमेंट. Then provided further that when the amount or the rate of drawback on such goods is finally determined, the amount provisionally paid to such exporter shall be adjusted, simple, against the drawback finally payable, and if the amount so adjusted is in excess or falls short of the drawback finally payable, such exporter shall repay करेगा वो, या the excess will be claimed. दोनों तरफ से होगा. अगर ज्यादा दे दिया था तो वापस लेंगे, और अगर अभी ज्यादा आ रहा है तो उसको डिफरेंस देंगे, एज द केस में भी. थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो बॉन्ड है मे बी विथ सच श्योरिटी और सिक्योरिटी एज द पीसीओसी मे डायरेक्ट. श्योरिटी यानी गारंटर, तो कहेगा भैया बॉन्ड यानी क्या? बॉन्ड इज अ डॉक्यूमेंट. मैं लिख के देता हूं, मैं वादा करता हूं. बॉन्ड तो वादा है, प्रॉमिस है टू पे. प्रॉमिस का कोई मतलब थोड़ी रहता है. आजकल बोल के कोई मतलब थोड़ी रहते हैं, कोई वैल्यू थोड़ी है. तो उसके पीछे गारंटर लगाओ, बैंक गारंटी या सिक्योरिटी. सिक्योरिटी यानी एसेट, बैंक एफडी वगैरह कुछ तो भी लगा कर देंगे, कैश सिक्योरिटी. Then where the government considers it necessary so to do, it may revoke the rate of drawback or the amount of drawback determined under clause B of sub rule 1 by the PCOC as the case may be. तो गवर्नमेंट रिवोक भी करेगा. तो रिवोक नॉर्मली कब करते हैं? जब वो रेट्स चेंज हो जाते हैं, तो पुराने ड्रॉबैक रेट्स रिवोक कर देते हैं. And direct the PCOC as the case may be to withdraw the rate of drawback or the amount of drawback determined. वो तो सिंपल है, ये गवर्नमेंट को पावर है रिवोक करने का. और आखिरी में एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट मींस द कस्टम स्टेशन और अदर प्लेस अपॉइंटेड फॉर लोडिंग, यानी आईसीडी वगैरह, फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्टर और द एक्सपोर्टेड गुड्स इंटेंड्स टू एक्सपोर्ट द गुड्स. So it can be the customs port, it can be customs airport, it can be an ICD, it can be an air freight station and so on and so forth. जो सारे सेक्शन 7 में अपन ने देखे थे, लंबा लिस्ट था, तो वो कोई काम का नहीं है. फिर आता है 7. तो ये 3 रूल बड़े काम के, 3, 6, 7. 7 में है केसेस वेयर अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक डिटरमाइंड इज लो. तो इसमें क्या है कि ऑल इंडस्ट्री रेट है हमारे गुड्स के लिए, बट इट इज लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल ड्यूटीज पेड.
जो मेरे रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लगी हुई है वो 100 रुपए, और ऑल इंडस्ट्री रेट से जो मेरे को मिल रहा है, क्योंकि ऑल इंडस्ट्री रेट तो पूरे इंडस्ट्री का एवरेज होता है ना, तो उससे जो मेरे को मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, सिर्फ 62 मिल रहा है। 100 में से मेरी ड्यूटी 100 है और मेरे को ड्रॉबैक सिर्फ 62 का मिल रहा है, वेरी लेस, 80% से कम है। तो मैं बहुत दुखी हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? वही पीसीओसी के पास जाऊं, फिर उनको अप्लाई करो कि साहब जो मिल रहा है बहुत कम है, हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो पीसीओसी कहेंगे अच्छा ऐसा ही क्या, चलो लाओ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करो। तो वो प्रूफ करेंगे और उनको लगेगा कि यस इस आदमी का ज्यादा है ड्यूटी और जो मिल रहा है वो कम है, तो हमारे लिए अलग से एक रेट प्रिस्क्राइब होगा, तो उसको कहेंगे स्पेशल ब्रांड रेट। इसको क्या कहा जाएगा? स्पेशल ब्रांड रेट। तो जहां ऑल इंडस्ट्री रेट है लेकिन कम है, तो विल मेक एन एप्लीकेशन टू फिक्स अ ब्रांड रेट फॉर अस। ये स्पेशल ब्रांड रेट सिर्फ अपने लिए है, बाकी जितने एक्सपोर्टर्स है सबको ऑल इंडस्ट्री रेट लगेगा। तो जो एग्रीव्ड लोग होते हैं जिनको 80% से कम मिलता है ऑल इंडस्ट्री से, वो जाकर अपने लिए एक स्पेशल रेट फिक्स करवाते हैं, बाकी लोग नॉर्मल ऑल इंडस्ट्री रेट से क्लेम करते हैं। तो ऐसा है। अब इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो वही है जैसे हमने ब्रांडेड फिक्सिंग देखा ना, जहां कुछ रेट नहीं था तो ब्रांडेड फिक्स करवाया, वैसे ही है, सेम लॉजिक पे है, एक्सेप्ट दैट कि यहां पे कब जाएंगे आप, जब आपको जो मिल रहा है वो लेस देन 80% है ऑफ द ड्यूटीज पेड ऑन योर रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। प्रोसीजर वही रहता है, पीसीओसी के पास जाओ, प्रोविजो भी सेम है कि जाने का है, एक से ज्यादा प्लेस से कर रहे हो तो कहीं भी एक जगह जा सकते हो, और एक्सटेंशन चाहिए 3 महीने में जाना है, एक्सटेंशन चाहिए तो ईसीडीसी के पास जाओ, 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है वो आपको, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस वही है 1% ऑफ एफओबी या 1000 विच एवर इज लेस, और उसके बाद और एक्सटेंशन चाहिए तो पीसीएससी के पास जाओ और उनको फीस देने का है 2000 या 2% ऑफ एफओबी विच एवर इज लेस। तो पूरा डिक्टो कॉपी है। फिर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन दे विल फिक्स योर रेट, वो भी वही रहता है, और प्रोविजनल ड्रॉबैक यहां पे भी है सेम, आप प्रोविजनल बेसिस पे पहले क्लेम कर सकते हो, तो जो ऑल इंडस्ट्री रेट यहां पे होता है उतना आपको पहले वो दे देंगे प्रोविजनल बेसिस पे, और फिर आपका जब रेट फिक्स हो जाएगा स्पेशल इंक्रीज्ड वाला, तो जो डिफरेंस है वो फिर आपको दिया जाएगा। और ये रेट को बाद में रिवोक भी किया जा सकता है। तो ऐसा एक बार पढ़ लेना, सिंपल है। देन केसेस व्हेन नो अमाउंट, तो ये तीनों जो है इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक, ब्रांड रेट एंड स्पेशल ब्रांड रेट। तो तीनों को एक बार अच्छे से पढ़ के उसका पूरा कॉन्सेप्ट याद रखने का है। देन केसेस व्हेन नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इज टू बी डिटरमाइंड, तो वाली क्या है कि नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक शैल बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स अंडर रूल 6 और 7 एज द केस मे बी इफ, यानी ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट नहीं निकाला जाएगा। कब, कौन से केस में नहीं निकाला जाएगा? तो देखो, if the export value of each of such goods or class of goods in the bill of export or shipping bill is less than the value of the imported material used in the manufacture of such goods. सीधा पॉइंट है ना भैया, तुम्हारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का जो वैल्यू था उससे कम है, तो तुमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और इज नॉट मोर देन सच परसेंटेज एज द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, ये दो वहां ऑल इंडस्ट्री रेट में भी देखे थे ना, सेम पॉइंट्स यहां पे भी है। गवर्नमेंट अगर प्रिस्क्राइब किया भैया तुम्हारा एक्सपोर्ट वैल्यू कम से कम 150% होना चाहिए ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो अगर हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू उससे कम है तो हमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। देन अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक, द ड्रॉबैक अमाउंट ऑफ द रेट डिटरमाइंड अंडर रूल 3 यानी ऑल इंडस्ट्री रेट
shall not exceed 1/3 of the market price of the export product. ये एक अपर लिमिट है. क्या है? 1/3 से ऊपर नहीं होना चाहिए. 1/3 से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. यानी कि अगर मेरा मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स अगर 1000 रुपीज है तो उसका 1/3 कितना है? 333 रुपया है. तो मैक्सिमम ड्रॉबैक जो है वो 333 रुपए मिलेगा. तो अगर ऑल इंडस्ट्री रेट उससे ज्यादा जा रहा है तो अलाउ नहीं होगा, अपन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 1/3 पे. इन सिंपल सेंस ऑल इंडस्ट्री रेट कैन नॉट बी मोर देन 33.33%. सिंपल. देन पावर टू रिक्वायर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. अब यहां से पूरा प्रोसीजर है. प्रोसीजर पे क्वेश्चन नहीं आते, एक बार पढ़ के रख देने का है. तो डॉक्यूमेंट वगैरह बुलाने का पावर है. ये सब चेक करेंगे ना, रेट प्रिस्क्राइब करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे. तो उसके लिए है. एक बार पढ़ के छोड़ देना, नहीं भी पढ़े तो चलता. समझाने का कुछ भी नहीं है मेरे को. दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स यूज्ड. ठीक है, उनको चाहिए ना कि भाई कौन से मटेरियल यूज हो रहा है, कितना क्वांटिटी यूज हो रहा है, कितना वैल्यू का है, तो वो सब डिटेल्स आपसे बुलवाएंगे. उसको छोड़ देने का. फिर एक्सेस टू फैक्ट्री है. ऑफिसर्स हमारे फैक्ट्री में आके विजिट कर सकते हैं ऑब्वियसली, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए. ये भी छोड़ देगा, इंस्पेक्शन करने के लिए. फिर प्रोसीजर दिया है. तो यहां भी प्रोसीजर वही है. पोस्टल के केस में क्या करना है और कार्गो के केस में क्या करना है. जैसे अपन ने 74 में देखे थे वैसे यहां पे भी है. तो सेम रहते हैं देखा जाए तो. उसके ऊपर ड्रॉबैक एक्सपोर्ट लिखना है पार्सल के ऊपर, और उसके साथ फॉर्म सबमिट करना है क्वाड्रुप्लिकेट में 4 कॉपी. पूरा पूरा ये अपन ने जो 74 में पढ़े ना वही है सेम. तो इसमें नहीं भी पढ़े चलेगा. फिर डेफिशिएंसी मेमो आएगा, अगर उसमें वो है तो डेफिशिएंसी मेमो 15 दिन में इशू कर सकता है, और उसको अपन 30 दिन में फुलफिल करेंगे सारे पॉइंट्स. और जिस दिन हमने डेफिशिएंसी मेमो को फुलफिल कर दिया, यानी कि उसके रिप्लाई फाइल कर दिए, वहां पे माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फाइल किया है फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर्पसेस. एंड अदर देन पोस्ट भी सेम है. इसमें शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के साथ अपने को पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है. पूरा डिक्टो कॉपी है. फॉर्मूला सब एक बार जस्ट पढ़ के छोड़ देने का. फिर मैनर एंड टाइम ऑफ क्लेमिंग ड्रॉबैक. तो क्लेम करेंगे, फिर ड्रॉबैक क्लेम फाइल करेंगे. उसके साथ भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे शिपिंग बिल का ट्रिप्लीकेट कॉपी के साथ. और डेफिशिएंसी रहा तो डेफिशिएंसी मेमो आएगा जो फिर अपने को फुलफिल करना है. लॉजिक्स रिमेन सेम. देन 15 में है पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट. सब फाइल हो गया बराबर से तो अपने को ड्रॉबैक अलाउ कर देंगे और पे करेंगे. फिर एक सप्लीमेंट्री क्लेम का पॉइंट है. इसका ये नया पॉइंट है, देखो इसको समझाता हूं कि where the exporter finds that the amount of drawback paid to him is less than what is entitled to on the basis of the amount or rate of drawback determined by the government. गवर्नमेंट ने जो रेट डिटरमिन किया है 8% अगर है, और इन लोगों ने जो हमको दिया वो कम है, तो फिर आप सप्लीमेंट्री क्लेम फाइल करो, यानी फिर से क्लेम डालो कि भैया मेरे को कम दिया आप लोगों ने, बराबर से दो. तो उसको सप्लीमेंट्री क्लेम कहते हैं. तो वो 3 महीने में क्लेम आप फाइल कर सकते हो और प्रूव करो. प्रूव हो गया तो आपको डिफरेंस मिलेगा. तो वो भी वही रहता है, उसको जस्ट रीड वंस. फिर एरोनियस या एक्सेस दे दिया है तो आपसे रिफंड मांगा जाएगा, वापस वसूल किया जाएगा. और 18 में लास्ट में दिया है कि रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड. जो डॉलर इंडिया में आना चाहिए अगर वो नहीं आएंगे तो आपका जो ड्रॉबैक अगर दे दिया है मान लो, और आप डॉलर बाद में लेके नहीं आए, तो आप
से वसूल किया जाएगा, ड्रॉबैक विल बी टेकन बैक। तो वो भी एक सिंपल पॉइंट है। लेकिन वो डीटीए टू एसईजेड वाला जो केस है वहां ये एप्लीकेबल नहीं है। डीटीए टू एसईजेड में कोई डॉलर थोड़ी मिलते हैं, तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज फॉर रियल एक्सपोर्ट, जहां रियल में आपने एक्सपोर्ट किया था यूएस एंड अदर प्लेसेस, वहां से फिर पैसा लाने का है टाइम के अंदर, और वो सब है उसमें एक बार पढ़ने का है। बाद में पावर टू रिलैक्स है। पावर टू रिलैक्स ने जितनी पढ़ाई कर ली, अभी जाके रिलैक्स करो चाय पियो वैसे नहीं, जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है उसको रिलैक्स करेंगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसका भी लॉजिक मैंने आपको समझाया था। फिर आ जाओ 75A के अंदर, तो ये एक बार पढ़ लेना, 2-4 रूल मैंने छोड़े हैं बिकॉज आई नो दैट यू कैन रीड। इंटरेस्ट कितना मिलेगा देखो, तो उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय एक्सपोर्टर, ड्रॉबैक पेएबल अंडर 74 और 75 इज नॉट पेड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम। 1 महीने में अगर आपको ड्रॉबैक नहीं दिया तो 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 month टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द ड्रॉबैक। और दूसरा पॉइंट है कि इंटरेस्ट पेएबल बाय एक्सपोर्टर, अगर ड्रॉबैक तुमको एरोनियसली दे दिया गया था, एरोनियसली दिया और बाद में वसूल किया, तो तुमको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉबैक टिल द डेट ऑफ रिकवरी। जिस दिन गवर्नमेंट ने तुमको पैसा दिया वहां से लेके जिस दिन तुम वापस करोगे वहां तक 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नोट में दिया है कि टाइम टेकन टू टेस्ट द एक्सपोर्ट गुड्स, अगर टेस्टिंग वगैरह में गया है, मैक्सिमम 1 month शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग द 1 month पीरियड। तो अगर टेस्टिंग वगैरह रिक्वायर्ड है तो फिर ड्रॉबैक को रोक के रखेंगे ना, तो वहां इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन 1 महीने तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। एंड इंटरेस्ट पेएबल टू द गवर्नमेंट शुड बी पेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। If not paid within the time stipulated, recovery procedures of 142 shall apply. Coercive recovery procedures will apply. और आखिरी में फिर सेक्शन 76 है, ये भी नेगेटिव है, यानी कौन से केसेस में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो वही है, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक ड्यू देयरऑन। ड्रॉबैक से भी कम अगर तुम्हारा मार्केट प्राइस है, जितना ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो उससे कम मार्केट प्राइस है, तो तुमको रिफंड नहीं मिलेगा, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। या इफ द ड्रॉबैक ड्यू इज लेस देन 50 रुपीज, जो ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं एक क्लेम में कम से कम 50 रुपए तो होना चाहिए, 50 से कम है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में कोई खास काम का नहीं है। या इफ द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया। आप एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे, सब नकली है और वापस गुड्स आ जाएंगे इंडिया में स्मगल होकर के, तो फिर वो ड्रॉबैक को प्रोहिबिट कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं उसके ऊपर। ये रटने का है। सो गाइस, दैट वाज द चैप्टर ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। 2